हेलो एवरीवन, वेलकम टू सावली क्लासेस। आज हम लोग चैप्टर 3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 8 से स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। XY लिमिटेड हैज़ अंडर इट्स कंसिडरेशन अ प्रोजेक्ट विद इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 लाख। इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1 लाख का है। 3 प्रोबेबल कैश इनफ्लोज सिनेरियोज with their probabilities of occurrence has been estimated as below। हमको 3 अलग अलग कैश फ्लोज दे रखे हैं। एक 2000 20,000 का कैश फ्लो दे रखा है जिसकी प्रोबेबिलिटी 0.1 है। 30,000 का कैश फ्लो दे रखा है जिसकी प्रोबेबिलिटी 0.7 है। और 40,000 का है जिसकी प्रोबेबिलिटी 0.2 है। प्रोजेक्ट लाइफ 5 ईयर्स है एंड डिजायर रेट ऑफ रिटर्न 20% है। एस्टिमेटेड टर्मिनल वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट जो है सब तीनों अल्टरनेटिव्स में 0, 20,000 एंड 30,000 है। सबसे पहले हमको प्रोबेबल एनपीवी फाइंड करनी है। चलो निकालते हैं। ठीक है, एक्सेप्टेड प्रोबेबल एनपीवी कैसे निकालेंगे भाई? हमारे को इनफ्लो दे रहा है, कैश फ्लो लाइन बनाएंगे जिसमें सबसे पहले कैश आउटफ्लो पुट करेंगे 0 ईयर में 1 लाख का। ओके, फिर हम इन तीनों से एक्सेप्टेड वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? 20,000 मल्टीप्लाई 0.1, 30,000 मल्टीप्लाई 0.7, 40,000 मल्टीप्लाई 0.2 और जो भी आएगा उन सबको आपस में ऐड कर देंगे। ओके, तो हमारे पास आ जाएगा 31। देखो, ओके, सैवरेज वैल्यू भी सेम करेंगे। 0 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.1 से, 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.7 से और 30 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.2 से और सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास एवरेज वैल्यू आ जाएगी 20,000 की। हमको डिस्काउंटिंग रेट क्वेश्चन में गिवन था 20%, तो हमने यहाँ पे स्टेप नंबर 2 में दिखा दिया और फटाफट एनपीवी निकाल लेंगे। पर्टिकुलर्स, ईयर, पीवी फैक्टर, कैश फ्लो और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो। ओके, तो पर्टिकुलर्स में हम बताएंगे कि हमारे पास आउटफ्लो जो है वो 0 ईयर में 1 लाख का है। इनफ्लो जो है वो 1 to 5 ईयर एक साथ बता रखा है कि 5 हमारे को क्या है 31,000 मिलेंगे कैश इनफ्लोज में और एवरेज वैल्यू हमारी 20,000 है। ये हमने नंबर लाइन से बना दिया। उसके बाद डिस्काउंटिंग रेट 20% दे रखा था, 20% के हिसाब से हमने ये डिस्काउंटिंग फैक्टर्स निकाल लिए। ओके, और फिर उनको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जीटी प्रेस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? ये आंसर नहीं आएगा, उसमें -1 लाख करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ओके, हमको एक्सेप्टेड केस की एनपीवी निकालनी है और बेस्ट केस की एनपीवी निकालनी। वर्स्ट केस क्या होगा? वर्स्ट केस ये होगा हमारी इनफ्लो सबसे कम होंगी, मतलब 20,000 को मान के हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है और उसमें जो एवरेज वैल्यू होगी वो 0 ईयर की होगी। उसमें प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम मान रहे हैं कि हमको वर्स्ट सिचुएशन अराइज होगी, मतलब हमको कम से कम प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, और बेस्ट केस में 40,000 मानेंगे और हमारी एवरेज वैल्यू 30,000 मानेंगे। बेस्ट केस पे जो हमने एनपीवी निकाली ना, आउटफ्लो 1 लाख का, इनफ्लो 40,000 और एवरेज वैल्यू 30। ठीक है, डिस्काउंटिंग रेट पता ही है 20 और उस बेसिस पे हम जब ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एनपीवी आ जाएगा 31,700। ठीक है, वैसे ही वर्स्ट केस की भी निकालेंगे 1 लाख 20,000 और एवरेज वैल्यू 0। उस बेसिस पे हमारी नेगेटिव आ रही है 40,180 नेगेटिव एनपीवी आ रही है। ठीक है, ठीक है। और थर्ड केस में क्या मांग रहा है? थर्ड केस में मांग रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ वर्स्ट केस इफ परफेक्टली पॉजिटिवली कोरिलेटेड ओवर टाइम। मतलब अगर हमारा एक ईयर में, हम मान लेना कि अगर फर्स्ट ईयर में हमारी वर्स्ट केस आ गया तो फिर उसके बाद वर्स्ट केस ही चलता रहेगा। ये क्या है? ये डिपेंडेंट वाला है जो हमने लास्ट वीडियो में सॉल्व किया था, सेम वैसे ही है। देखो, एक बार की प्रोबेबिलिटी है कि मतलब वर्स्ट केस आने की प्रोबेबिलिटी 0.1 है। सेकेंड ईयर में अगर फर्स्ट ईयर में आ गया तो सेकेंड ईयर में 1 आएगा ही आएगा, तो फिर उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। ठीक है, अगर हमारे पास सर्टेन है कि भाई वर्स्ट केस आएगा ही आएगा तो हम 1 मानते हैं। थर्ड ईयर में भी 1 आएगा, फोर्थ ईयर में भी 1 आएगा, फिफ्थ ईयर में भी 1 आएगा। जब अपन इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ वर्स्ट केस जब परफेक्टली डिपेंडेंट होगा तो 0.1 होगी। ठीक है, ऐसा का जो बड़ा वाला क्वेश्चन है वो हम लोग ऑलरेडी लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप वहाँ जाके देख लीजिए, बहुत ईजिली सॉल्व किया है। Question number 9. XYZ Limited is considering a project which the following estimates are available.
इनिशियल कॉस्ट दे रखी है 10 लाख की, सेल प्राइस दे रखा है 60 पर यूनिट है, कॉस्ट पर यूनिट दे रखी है 40 और सेल वॉल्यूम ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 का दे रखा है और 10% पीवी फैक्टर दे रखा है। यू आर रिक्वायर्ड टू मेजर द सेंसिटिविटी ऑफ अ प्रोजेक्ट। सबसे पहले क्या चीज़ थी कि हम सेंसिटिव एनालाइज पढ़ रहे थे कि भाई एक वेरिएबल में चेंज आने की वजह से एनपीवी में कितना चेंज आ रहा है, वो सेंसिटिव एनालिसिस होता है। ठीक है, तो हम उसमें दो टाइप के क्वेश्चन देखे थे। एक तो ये कि सपोज हमारी सेल प्राइस में फर्क आ गया, 10% से सेल प्राइस गिर गया, तो इसकी वजह से एनपीवी में कितना चेंज आ रहा है वो हमको निकालना होता था। ठीक है, तो ये था टाइप 1 जो हम ऑलरेडी इलस्ट्रेशन में सॉल्व कर चुके हैं। नाउ टाइप 2 में क्या था? टाइप 2 में ये था कि हम बोल रहे हैं कि एनपीवी अगर ज़ीरो हो जाए, अगर हमारी एनपीवी ज़ीरो होगी तो सेल वैल्यू में कितना चेंज आएगा। मतलब एक तरीके से टाइप 1 जो है वो सीधा मैटर है और टाइप 2 जो है वो एनपीवी वन का रिवर्स मेथड है। ओके, तो सबसे पहले हमको सेल्स प्राइस, फिर यूनिट कॉस्ट, फिर सेल्स वैल्यू, सेल्स वॉल्यूम, फिर इनिशियल आउटले और फिर प्रोजेक्ट लाइफ, इन सब से सेंसिटिव एनालिसिस निकालना है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग एनपीवी निकाल लेते हैं। स्टेप नंबर 1 में कैश फ्लोस पुट करेंगे। ओके, और फिर हमको क्या है, पर ईयर का अलग अलग सेल्स वॉल्यूम दे रखा है, तो हम लोग पर ईयर के कैश फ्लोस के लिए क्या करेंगे, कैश फ्लो टेबल बनाएंगे। ठीक है, सेलिंग प्राइस, सेल्स प्राइस दे रखी है 60, कॉस्ट दे रखा है 40, माइनस करेंगे 20 का हमारे पास कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा हर ईयर का। फिर हर ईयर की सेल यूनिट्स अलग अलग दे रखी है 20, 30, 30, तो 20, 30, 30। ओके, तो हमारे पास कैश इनफ्लोज आ जाएंगे 4 लाख, 6 लाख, 6 लाख, तो हमने वो कैश फ्लो लाइन में पुट कर लिया। उसके बाद हमारे को डिस्काउंटिंग रेट बता रखा था क्वेश्चन में 10% है। ओके, ये देखो, और डिस्काउंटिंग दे रखा है 10%। उसके बेसिस पे अगर हम एनपीवी निकालेंगे तो हमारी एनपीवी आएगी 3,09,800। अब आप लोग को ये एनपीवी निकालना आ रही है तो हम इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ओके, नाउ हम लोग क्या करेंगे, हमारी एनपीवी ज़ीरो करेंगे और एक एक फैक्टर निकालना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग निकाल रहे हैं सेल प्राइस पर यूनिट निकाल रहे हैं। ठीक है, हमारी कितनी आएगी, तो हमने क्या किया, इसे अज्यूम कर लिया सेल प्राइस पर यूनिट एस है। ठीक है, तो हम एनपीवी कैसे निकालते हैं, एनपीवी इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। तो हमने क्या बोला, एनपीवी हमारी ज़ीरो है, तो मैंने एनपीवी पुट कर ली 0। ठीक है, अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एक एक ईयर का, इसमें क्या करते थे, एक एक ईयर का अलग अलग सॉल्व करके ऐसे दिखाते थे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे किया है एक साथ सॉल्व कर दिया है। देखो, ये है हमारा ईयर 1। ओके, फिर ये है हमारा ईयर 2, ईयर 3। ओके, तो ईयर 1 में क्या हुआ, एस माइनस, मतलब एस जो है हमारा सेलिंग प्राइस माइनस हमारा कॉस्ट ऑफ पर यूनिट 40, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्स्ट ईयर में हमारी सेल्स कितनी थी, 20,000 यूनिट्स की, तो मल्टीप्लाई 20,000 कर देंगे, तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, मतलब कैश इनफ्लोस आ जाएंगे। उसको मल्टीप्लाई करेंगे पीवी फैक्टर के ईयर 1 के, तो हमने ईयर 1 के पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास ईयर 1 का सोल्यूशन आ गया। फिर ईयर 2 में क्या था, S-40। ओके, मल्टीप्लाई, उसमें हमने कितनी यूनिट सोल्व करी थी, 30,000 यूनिट्स बेची थी, तो 30,000 मल्टीप्लाई करेंगे। फिर मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड ईयर के पीवी फैक्टर से। ओके, सेम चीज थर्ड ईयर में भी करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड ईयर के पीवी फैक्टर से। क्या करेंगे, ये 10 लाख जो नेगेटिव दिखा रखा है ना, इसको जीरो वाली साइड पे ले जाएंगे, उस वाली साइड पे ले जाएंगे इक्वलिटी के, तो हमारे पास वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और इन सब में S-40 कॉमन है, तो S-40 हमने बाहर निकाल दिया और इसको सॉल्व कर लिया। 20,000 मल्टीप्लाई 0.909, 30,000 मल्टीप्लाई 0.826, 30,000 मल्टीप्लाई 0.751, तो हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। इन सब वैल्यूज को अपन ऐड करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, और वो हमने क्या किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, यहाँ पे नीचे डिवाइड में ले आए। ओके, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई 15.26। ओके, और फिर ये 40 नेगेटिव में था, तो हमने क्या किया, इसे वहाँ पे आगे जाके पॉजिटिव कर लिया, तो हमारी सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, 55.26। पहले हमारी सेलिंग प्राइस थी 60, पर अगर एनपीवी 0 होगी तो हमारी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 55.26 हो जाएगी। ठीक है, तो चेंज इन परसेंटेज
निकालेंगे 60 पुरानी माइनस 55.26 डिवाइड ओल्ड, ठीक है, और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो 7.9% हमारी जो सेलिंग प्राइस है वो फॉल हुई है अगर हमारी एनपीवी 0 होगी तो। अगर हमारी एनपीवी 100% फॉल हो जाएगी तो हमारी जो सेलिंग प्राइस है वो 7.9% गिर जाएगी, ठीक है। दूसरा फैक्टर देखते हैं कॉस्ट पर यूनिट व्हेन एनपीवी इज 0, ठीक है। सेम तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कॉस्ट पर यूनिट को हम लोग सी मानेंगे और बाकी सारी चीज़ें वैसी ही होगी। एनपीवी हमको पता है 0 है, ठीक है। हमको सेलिंग प्राइस पता है 60 माइनस सी, ठीक है। 60 माइनस सी सेकेंड ईयर में भी लिखेंगे, 60 थर्ड ईयर में भी लिखेंगे, ओके। फर्स्ट ईयर वाली यूनिट फर्स्ट ईयर में मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड ईयर वाली सेकेंड ईयर में मल्टीप्लाई करेंगे और थर्ड वाली थर्ड ईयर में मल्टीप्लाई करेंगे। फिर पीवी फैक्टर भी सेम करेंगे। पीवी फैक्टर फर्स्ट ईयर का फर्स्ट में मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड ईयर का सेकेंड में मल्टीप्लाई करेंगे और थर्ड ईयर का थर्ड में मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस कर देंगे कैश आउटफ्लो, ठीक है। तो ये माइनस में है, वहां जाके प्लस में हो जाएगा, ठीक है। 60 माइनस सी कॉमन है तो 60 माइनस सी बाहर निकाल दिया और ये वैल्यू जो है वो सेम ऊपर वाली ही है क्योंकि हमने कुछ ही नहीं किया, हमने तो सिर्फ ये चीज़ें सॉल्व करी ना। 20,000 मल्टीप्लाई 0.909, 30,000 मल्टीप्लाई 0.826, 30,000 मल्टीप्लाई 751, हमने यही तो सॉल्व किया था ऊपर भी, तो हमने यहाँ पे भी यही सॉल्व किया तो ये वैल्यू तो सेम ही आई, ठीक है। यहाँ तक तो हमारी वैल्यू सेम ही आई 15.26। अब उसमें क्या हो रहा था, उसमें ये हो रहा था कि हम क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे क्योंकि हम वहाँ पे -40 वहाँ लेके जा रहे थे, ठीक है। इस सिचुएशन में माइनस सी है तो हमको सी को पॉजिटिव दिखाना है तो हम सी वहाँ ले जाएंगे और ये जो प्लस का 15.26 है ना इसको माइनस कर देंगे तो हमारी कॉस्ट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी और हमारी इसकी इंक्रीजिंग कॉस्ट कितनी आएगी 44.74। तो हम चेंज इन परसेंटेज निकालेंगे, हमारी न्यू वाली 44.74 और ये 40 है, गलती से 4 लिख दिया, ठीक है। इसको 40 कर देना, ये 40 है, -40 डिवाइड 40 मल्टीप्लाई 100 करके हमारी चेंज इन कॉस्ट आएगी 11.85%, जो हमारी क्या हुई है, राइज हुई है। पहले हमारी क्या थी, सिर्फ 40 थी, अभी हमारी 44.74 है, ओके जी। हमारी सेल वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा अगर हमारी एनपीवी 0 हो जाए तो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे डिक्रीज इन सेल। मैम हमारी एनपीवी कितनी डिक्रीज हो रही है, हमारी एनपीवी हो रही है 3,09,800, तो हमारी से डिक्रीज इन सेल्स भी उतनी ही होगी। टोटल सेल कितनी मानी जाएगी, हमारी टोटल सेल्स मानी जाएगी ना भाई, हमने आउटफ्लो भी निकाला उसमें से और साथ साथ हम लोगों की एनपीवी भी निकल रही है, ठीक है। तो हमारी टोटल सेल्स आ जाएगी इतनी, तो हमारी वैल्यू आएगी 3,09,800 डिवाइड टोटल सेल मल्टीप्लाई 100, तो हमारी फॉल कितनी होगी, इतनी फॉल होगी, सेल्स फॉल होगी। क्यों भाई, फॉल होगी तभी तो हमारी एनपीवी कम आएगी ना भाई। अगर हमारी एनपीवी 0 हो रही है तो हमारा कैश इनफ्लो कम होगा ना, जब ये इनफ्लो कम होगा तभी तभी तो हमारी एनपीवी 0 होगी, ओके। और अगर हमारी कॉस्ट ज़्यादा होगी भाई, सपोज अगर हमारे इनफ्लो यही रहेंगे तो हमारी कॉस्ट बढ़ जानी चाहिए, ठीक है। तो इस केस में क्या हो रही है, इस केस में हमारे इनफ्लोज कम हो रहे हैं और इसमें हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो हमारी सेल वॉल्यूम जो है ना वो सीधा सीधा हमारे कैश इनफ्लोज को इम्पैक्ट करती है, इसलिए हमने ऐसा सॉल्व किया, ओके। नाउ इनिशियल आउटले व्हेन एनपीवी इज 0, ठीक है। इनिशियल आउटले पे क्या फ़र्क पड़ेगा, एनपीवी क्या है, पॉजिटिव है, तो अगर हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी उतने से तो हमारी एनपीवी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, सिंपल, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमारी इनिशियल आउटले को बढ़ा दिया इतने अमाउंट से। इनिशियल आउटले हमारे को 10 लाख दिया हुआ है तो हम लोग परसेंटेज चेंज निकाल लेंगे, 3,09,800 डिवाइड बाई 10 लाख मल्टीप्लाई 100, तो हमारी राइज हो जाएगी 31.3%, ओके। नाउ प्रोजेक्ट लाइफ के बेसिस पे बताना है कि कितना चेंज होगा, ओके। सबसे पहले डिस्काउंटिंग पे बैक पीरियड क्या होता है, ये आपने सीए इंटर में भी पढ़ा होगा कि हम लोगों ने जो आउटफ्लो लगाया है, जो हमने कॉस्ट लगाई है वो हमारी कब तक वापस आ रही है, वो हमारा पे बैक पीरियड होता है, ठीक है। डिस्काउंटिंग मतलब हम लोग कैश फ्लोज के बेसिस पे नहीं निकालते हैं, प्रेजेंट वैल्यू के बेसिस पे निकालेंगे कि हमारे पास वो जो 10 लाख है जो हमारा आउटले है वो कब वापस आएगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, ये आप लोगों को सब पता होगा, यहाँ तक तो हम एनपीवी में भी करते हैं, ठीक है।
हम लोग पे बैक पीरियड में क्या करते हैं, एक कॉलम एक्स्ट्रा बनाते हैं जिसको हम कहते हैं क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव में क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर में तो कंप्लीट लिखेंगे, सेकेंड ईयर में फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों का मिला के लिखेंगे। तो मैम थर्ड ईयर में भी लिखना चाहिए ना। देखो जो हमारे पास क्यूमुलेटिव वैल्यू आई उसमें मैं थर्ड ईयर का जोड़ के लिखूंगी ना, तो वो क्या हो जाएगा, वो 10 लाख से ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट तो सिर्फ 10 लाख की है। मैंने यही बोला, इस मेथड का बस यही मेन चीज़ ये है कि हमारा जो आउटफ्लो हमने लगाया है वो कब वापस आएगा, कौन से ईयर, मतलब कब तक वापस आ जाएगा। ठीक है, मेन तो कॉन्सेप्ट यही है। तो अगर मैं पूरा जोड़ दूंगी तो वो तो 3 ईयर का बन जाएगा। ओके, तो मैंने क्या किया, पे बैक पीरियड निकालने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, टोटल कंप्लीट ईयर हमको कितने लगे, 2 साल। भाई 2 साल तो लगेंगे ही लगेंगे, बल्कि एक्स्ट्रा लगेंगे। क्यों, क्योंकि हमको और चाहिए, हमको कितना चाहिए, प्लस हम करेंगे, हमको 10 लैक्स माइनस 8,59,200 हमको मिल चुके हैं। तो रिमेनिंग हमको नेक्स्ट ईयर में मिलेंगे, थर्ड ईयर में मिलेंगे। डिवाइड, हमको कितना मिल रहा है थर्ड ईयर में, हमको थर्ड ईयर में तो ज़्यादा मिल रहा है, हमको चाहिए सिर्फ इतना ही, लेकिन हमको मिल ज़्यादा रहा है, 4,50,600 मिल रहा है। ठीक है, तो हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.31 आ जाएगा। तो हमारे पास जो सारे पैसे हैं हमारे 10 लैक्स, वो हमारे पास वापस आ जाएंगे 2.31 ईयर्स में हमारे। तो हमारी जो लाइफ है, अब हम लोग निकाल रहे थे ना कि अगर हमारी एनपीवी जीरो हो जाए, ठीक है, तो हमारी एनपीवी जीरो कब होगी, जब हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो बराबर होंगे। तो हमारे पास जो ये 10 लैक्स है वो 2.31 ईयर में मिल जाएंगे हमको सारे। तो हमारी एनपीवी जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो हमारी जो 3 ईयर से लाइफ घट के वो हो गई 2.31। ठीक है, और डिवाइड करेंगे 3 से, तो हमारे पास 23% तक की लाइफ कम हो गई। ये हमने क्या निकाल लिए, सारे इंडिविजुअल फैक्टर्स के, जो भी ऊपर बोले थे ना, सेल्स, यूनिट कॉस्ट, सेल वॉल्यूम, इनिशियल आउटले, प्रोजेक्ट लाइफ के अकॉर्डिंग हम लोगों ने अलग अलग सेंसिटिविटी निकाल ली हर फैक्टर की। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स रिलेटेड प्रोजेक्ट एनालाइज द सेंसिटिविटी ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, चेंज इन इनिशियल प्रोजेक्ट कॉस्ट, एनुअल कैश इनफ्लो एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, इनिशियल प्रोजेक्ट कॉस्ट दे रखा है 120, इनिशियल कैश आउटले दे रखा है 45,000, प्रोजेक्ट लाइफ दे रखी है 4 और कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे रखा है 10। हमको इन तीनों में से मोस्ट सेंसिटिव कौन सा वाला है वो बताना है। सेंसिटिव एनालिसिस वाले क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग एनपीवी निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे कैश फ्लो टेबल। कैश आउटफ्लो दे रखा है 1,20,000, कैश इनफ्लोज दे रखे हैं 45,000 के। हमको स्टेप नंबर 2 में डिस्काउंटिंग रेट बता रखी है 10% की। स्टेप नंबर 3 से हम लोग क्या निकालेंगे, एनपीवी निकालेंगे। मैम कभी भी एनपीवी निकालना है इसी तरीके से निकालना है, 100% कोशिश करके इसी तरीके से एनपीवी निकालना है। क्या हम एग्जाम में इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे तो मार्क्स कटेंगे, या ये प्रेजेंटेबल है या नहीं है, 100% प्रेजेंटेबल है। ओके, मैंने अपने नोट्स ऐसे बनाए हैं जो आपको इजी भी लगे और आप क्या कर सकते हो, उसे एग्जाम में प्रेजेंट भी कर सको। ओके, और एक चीज़ और, कभी भी इफ इन केस अगर आपसे क्वेश्चन में कुछ भी मांगा है, फॉर एन एग्जाम्पल इसमें मांगा था कि मोस्ट सेंसिटिव वाला कौन सा है, ठीक है, तो हमने यहाँ पे कंक्लूजन देके बता दिया ये वाला मोस्ट सेंसिटिव है। ठीक है, तो कोशिश करके उसको एक ब्लॉक के अंदर बंद करके आओ। इससे क्या होगा, एग्जामिनर को दिखेगा कि हाँ भाई जो मुझे चाहिए वो बच्चे ने दे रखा है। ओके, और आप इसमें आराम से प्रेजेंट कर सकते हो। इसमें क्या कर रहे थे, सेंसिटिव एनालाइज निकालेंगे, कंसीडर कर रहे हैं कि सब सब 10-10% गिर रहा है। ऐसा अपन ने क्वेश्चन भी किया था, याद करो, पर्टिकुलर्स बनाया, पीवी फैक्टर बनाया 10% के अकॉर्डिंग, और इनिशियल कैपिटल को क्या किया, 10% इंक्रीज कर दिया। भाई हमारी इनिशियल कैपिटल 10% इंक्रीज होगी तभी तो हमारे पास एडवर्स इम्पैक्ट आएगा ना एनपीवी का। तो हमने क्या किया, इंक्रीज कर दिया 120 को 10% से, तो हमारी इनिशियल आउटले हो गया 1,32,000। ठीक है, कैश इनफ्लोज जो होंगे हमने वो डिक्रीज कर दिए, क्योंकि इनफ्लोज जब डिक्रीज होंगे तब एनपीवी पे एडवर्स इम्पैक्ट पड़ेगा। एडवर्स इम्पैक्ट का मतलब इनफ्लोज पे ये होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमारे इनफ्लोज को 45,000 से 10% कम कर दिया, तो 40,500 हो गया। ओके, तो हमने वो भी यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया, और बाकी तो हमारे जो पुराने चल रहे हैं वो चल ही रहा है। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या की, हमने इंक्रीज कर दी 10%, 10% से इंक्रीज करेंगे तो वो 11% हो जाएगी, और उसके बेसिस पे हमने पीवी फैक्टर निकाल लिए। ठीक है, और बाकी चीज़ें तो इस में सेम ही रहेगी, 120, 45 और फिर 120, है ना।
तो हमने क्या किया, पहले इनफ्लो और आउटफ्लो अलग अलग दिखा दिए, फिर प्रेजेंट पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज दिखा दिए। ओके, हर हर में अलग अलग। ओके, तो हमारे पास एनपीवी अलग अलग केसेस के आ जाएंगे। ओके, मैं मान रही हूँ कि आप अलग अलग केसेस के एनपीवी निकालना अच्छे से जानते हैं, आपको एनपीवी निकालना आती है, इसलिए मैं ये पूरा डिटेल में नहीं समझा रही हूँ। ठीक है, फिर मैंने परसेंटेज चेंज ऑफ एनपीवी निकाला। अब देखो ज़्यादा सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कौन सा वाला कर रहा है, ये वाला इम्पैक्ट कर रहा है, कैश इनफ्लोज वाला। ठीक है, तो मैंने ये बता दिया कि मोस्ट सेंसिटिव जो है वो एनुअल कैश इनफ्लोज है। ऐसा सेम क्वेश्चंस मैंने लास्ट वीडियो में करा रखा है, इसलिए मैंने जल्दी से ये वाला क्वेश्चन करा दिया। ओके, अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं क्लियर कर लूँगी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11, रैट लिमिटेड इज कंसीडरिंग अ प्रोजेक्ट विद द फॉलोइंग कैश इनफ्लोज। ठीक है, हमको ये फॉलोइंग कैश इनफ्लोज दे रखे हैं और हमको बोला गया है 0 ईयर में कॉस्ट ऑफ प्लांट है 10,000 की और इसकी रिकरिंग कॉस्ट, ठीक है, फर्स्ट ईयर में 4,000 की है, सेकेंड ईयर में 5,000 की है, उसकी सेविंग जो है 12,000 और 14,000 है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो दे रखी है वो 9% दे रखी है। मेजर द सेंसिटिविटी ऑफ द प्रोजेक्ट टू चेंज इन द लेवल ऑफ प्लांट वैल्यू, अगर प्लांट वैल्यू में चेंज आ रहा है, रनिंग कॉस्ट में चेंज आ रहा है और सेविंग में चेंज आ रहा है तो क्या होगा, सिंस सच दैट द एनपीवी बिकम 0, अगर हमारी एनपीवी 0 हो जाती है, मतलब 100% एनपीवी फॉल हो जाती है, तो ये 9% के फैक्टर दे रखे हैं। 0 ईयर में 1 होता है, 1 और 2 में, अगर हमको ये नहीं भी दे रखा है तो भी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है मैम, तो अगर आपने हमको सिखाया ना तो हम उस बेसिस पे कर लेंगे। नहीं, जब क्वेश्चन में फैक्टर दे रखे हों तो हमको उसी से सॉल्व करना है, हमको अपना दिमाग नहीं लगाना है कि मैम मुझे पीवी फैक्टर निकालने आते हैं तो मैं वैसे ही निकाल के करूँगा। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। विच पीवी फैक्टर इज मोर सेंसिटिव, सेम तरीका का क्वेश्चन है नहीं, उसमें अपन ने क्या किया था, हर फैक्टर को 10-10% गिरा दिया था, इसमें अपन क्या कर रहे हैं, इसमें एनपीवी गिरा रहे हैं, इसमें एनपीवी 100% फॉल बता रखी है। ओके मैम, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे एनपीवी निकालना आता है, तो ठीक है कोई बात नहीं, एनपीवी निकालो। में सबसे पहले हम बनाएंगे कैश फ्लो लाइन। देखो 0 ईयर में हमारी कॉस्ट ऑफ प्लांट कितना है, 10,000। ठीक है, हमारे को रनिंग कॉस्ट कितनी पड़ी है, फर्स्ट ईयर में हमारी रनिंग कॉस्ट है 4,000 और सेकेंड ईयर में 5,000 है। हमारे को सेविंग कितना हो रहा है, 12,000 और 14,000 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का। ठीक है, तो मैंने वैसा ही प्रेजेंट कर दिया है। देखो कैश आउटफ्लोज बता दिए, मैम ये रनिंग तो कैश आउटफ्लो ही हुआ ना, भाई नेगेटिव है तो कैश आउटफ्लो ही। 0 ईयर में बता दिया कि ये हमारा आउटफ्लो आ रहा है और फर्स्ट और सेकेंड ईयर में भी बता दिया कि हमारे पास ये आउटफ्लो होंगे। ठीक है, और उसके बेसिस पे मैंने पीवी फैक्टर भी पुट कर लिया और उसको मल्टीप्लाई करके मैंने आंसर निकाल लिया। ओके, ये वैल्यूज निकाल ली और हमारे को इनफ्लोज मिल रहे हैं ये वाले और इसके ये रहे पीवी फैक्टर्स। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करके ये वैल्यूज आ जाएंगी और फिर इनको एड लेस करोगे तो तुम्हारे पास एनपीवी आ जाएगी इतनी। ओके, नाउ सबसे पहली चीज हमको कॉस्ट ऑफ कैपिटल बताना है अगर हमारी एनपीवी 0 हो जाए तो। हाँ, अगर हमारी एनपीवी 0 होगी तो मतलब हमारी एनपीवी गिर गई इतने से। ठीक है, तो हमारी एनपीवी इतने से कब गिरेगी, जब हमारी आउट कॉस्ट ऑफ कैपिटल इतने से बढ़ जाएगी। तो हमने क्या किया, हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को बढ़ा दिया। कितना है, 4,914। ठीक है, डिवाइड कर देंगे 10,000 ओल्ड वाले से, मल्टीप्लाई करेंगे 100, तो हमारे पास राइज आ जाएगा कि भाई हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्लांट है वो इंक्रीज होगी 49.14% से। ठीक है, दूसरी चीज अगर हम रनिंग कॉस्ट की बात करें, अगर हमारी एनपीवी 0 है तो हमारी रनिंग कॉस्ट कितने से इंक्रीज होगी, मैम हमारी रनिंग कॉस्ट भी इतने से ही इंक्रीज होगी। हमारी रनिंग कॉस्ट टोटल कितनी है मैम बोलेगी, हमको पता है 9,000। नहीं, 9,000 नहीं है, 9,000 तो क्या है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बेसिस पे हमको आज की वैल्यू ऐड करनी है, मतलब हमारे को प्रेजेंट वैल्यू के बेसिस पे निकालना है। तो हमारी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रनिंग कॉस्ट कितनी आ रही है, इतनी आ रही है, तो हम इतने से डिवाइड करके मल्टीप्लाई निकाले 100 करेंगे तो हमारे पास राइज आ जाएगा 62.38। सेविंग व्हेन एनपीवी इज 0, तो सेविंग क्या हो रही है, हमारी डिक्रीज हो रही है। अगर हमारी एनपीवी डिक्रीज होगी तो सेविंग भी डिक्रीज होगी। ओके, तो हमारी सेविंग कितने से डिक्रीज होगी मैम, सेम अमाउंट से डिक्रीज होगी, लेकिन मतलब सेविंग का भी हमको क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेविंग लेना है, ये दोनों चीजें लेनी है। ठीक है, और फिर ऐड कर देना है इसमें और उसको डिवाइड इक्वल्स टू करके। अब सेविंग क्या हो रही है, हमारी गिर रही है, आपने लिख रखा है सेविंग, पर एक्चुअली तो रनिंग कॉस्ट होना चाहिए ना। अरे ये समझो, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है।
तो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव वाला कौन सा हुआ? ये वाला फैक्टर हुआ ना सेम। नाउ क्वेश्चन नंबर 12. द इजी गोइंग कंपनी लिमिटेड इज कंसीडरिंग अ न्यू प्रोजेक्ट विद द इनिशियल इन्वेस्टमेंट फॉर अ प्रोडक्ट सर्वाइवल. इट इज एस्टिमेट दैट IRR ऑफ द प्रोजेक्ट इज 16%. हमको IRR दे रखी है 16%. IRR क्या होती है? IRR मतलब ये होता है कि जिसमें हमारी NPV क्या होगी? ज़ीरो होती है. मतलब हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज is equals to present value of outflow. ओके, तो एस्टिमेटेड लाइफ बता रखी है 5 years की. और फाइनेंशियल मैनेजर जो है स्टडी कर रहा है दैट प्रोजेक्ट विद द सेंसिटिव एनालिसिस एंड इन्फॉर्म दैट द एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट सेंसिटिविटी इज 7.8416%. ठीक है, हमको एक की सेंसिटिविटी बता दी और दूसरी चीज़ हमको कॉस्ट ऑफ कैपिटल की सेंसिटिविटी बता दे रही और अदर इन्फॉर्मेशन दे रखा है. प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो बता रखा है, PV रेशो बता रखा है 17%. वेरिएबल कॉस्ट बता रखा है 60 पर यूनिट. एनुअल कॉस्ट कैश फ्लोज बता रखे हैं 57,500. ठीक है, हमको डेप्रीसिएशन एक बार के लिए इग्नोर करना है. हमको सबसे पहले इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रोजेक्ट निकालना है, फिर NPV निकालना है, फिर एनुअल कॉस्ट निकालना है, फिर एस्टिमेटेड एनुअल यूनिट ऑफ सेल्स निकालनी है और फिर ब्रेक इवन यूनिट से. मैम मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा. काम डाउन, शांत दिमाग से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. आ जाएगा. मैंने इसको इंपॉर्टेंट भी मार्क कर रखा है, कभी भी एग्जाम में आ सकता है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम, मैम मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, पर मुझे ये समझ में आ रहा है कि IRR 16% है. ठीक है, तो IRR अगर 16% है तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो. ठीक है, तो हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो को हम किससे डिनोट करते हैं? इनिशियल इन्वेस्टमेंट. ज़्यादातर इनिशियल इन्वेस्टमेंट ही होता है. ठीक है, एनुअल कैश इनफ्लो हमको बता रखा है क्वेश्चन के अंदर 57,500. ओके, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे डिस्काउंटिंग फैक्टर से, क्यूमुलेटेड डिस्काउंटिंग फैक्टर. ओके, तो हमारे को क्यूमुलेटेड 16% का बता रखा है ये वाला. राइट, तो हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट आ जाएगा प्रोजेक्ट का. ओके, फिर हमको NPV निकालनी है. अब देखो हमारे पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट आ गया. हमारे को है ना ये बता रखा है क्या? एनुअल कैश फ्लो बता रखा है, तो हम NPV नहीं निकाल सकते. पर मैम IRR के बेसिस पे NPV तो ज़ीरो होती है, हम कैसे निकालेंगे? कॉस्ट ऑफ कैपिटल की सेंसिटिविटी बता रखी है 60%. तो हमारे पास जो NPV है, ठीक है, अगर वो हमारी NPV ज़ीरो होगी तो हमारी सेंसिटिविटी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल की सेंसिटिविटी बता रखी है 60%. मतलब हमारी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो इतने से अफेक्ट करेगी. ओके, तो ये जो है, ओके लेट अज्यूम हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल 100 है. ओके, हमने क्या किया? NPV को ज़ीरो करने की वजह से हमने क्या किया? हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को इंक्रीज कर दिया 60% से. ठीक है, तो हमारी 60 क्या हो गई? इंक्रीज हो गई. तो हमारी जो ये 16 दे रखी है ना, वो 160 दे रखा है. ठीक है, पर हमको पता है कि हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो 100 ही है. तो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको और डिवाइड कर देंगे 160 से, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 10%. ओके, बचपन में सीखा होगा ना कि हम लोग अज्यूम करते हैं कि इसके अंदर प्रॉफिट इंक्लूडेड है या नहीं है. तो इसमें क्या है? इंक्लूडेड वाला है. ओके, नाउ तो हम क्या करेंगे? फटाफट NPV निकाल लेंगे. अब तो NPV निकालना इजी है. 10% का हमको क्यूमुलेटिव PV फैक्टर दे रखा है, ये तो मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, माइनस कर देंगे हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तो हमारे पास ये वाली NPV आ जाएगी. इन एनुअल फिक्स कॉस्ट, इसके लिए भी हमको क्या कर रखा है? परसेंटेज चेंज. ओके, हमको ये बता रखी है ना, हमको पता है कि हमारी NPV ये है. अगर हम अपनी NPV को ज़ीरो करें तो हमारे को फिक्स्ड कॉस्ट में इतना चेंज करना पड़ेगा. ओके, मतलब इतने से इंक्रीज करना पड़ेगा. हमको क्या चाहिए? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फिक्स कॉस्ट चाहिए. तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फिक्स कॉस्ट आ जाएगी ये. हम लोग क्या करेंगे? इसको ऊपर पहुंचा देंगे और इसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी. ओके, अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकलती है? मैम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट को हम क्या करेंगे? फिक्स्ड कॉस्ट मल्टीप्लाई क्यूमुलेटेड डिस्काउंटिंग फैक्टर. तो हमारे पास ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट है. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी एक्चुअली 1 लाख की. ओके,
तो अब हम इजीली सोल्ड यूनिट निकाल सकते हैं। सोल्ड यूनिट कैसे निकालेंगे, चलो देखते हैं फटाफट। ये क्या है, हम लोग इनकम स्टेटमेंट हमेशा सीधी ही बनाएंगे, कभी भी उल्टी नहीं बनाएंगे। हमको कुछ भी बोला सीधा ही बनाना है, ठीक है। तो हमको क्या पता है, हमको हमको पता है एनुअल कैश इनफ्लो, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन है, ओके। और हमको फिक्स्ड कॉस्ट भी पता चल गई 1 लाख की है। अब मैं इन दोनों को ऐड करूंगी तो मेरे पास ये वाली टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। एम आई राइट? यस, ठीक है। सेल प्राइस पर यूनिट दे रखा है क्या, नहीं दे रखा है, लेकिन हमको वेरिएबल कॉस्ट बता रखी है 60, ठीक है। तो हमको जब वेरिएबल कॉस्ट बता रखी है 60, ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा कंट्रीब्यूशन, अगर ये 30 है तो ये 70 होगा। ये पीवी रेशो 70% है, यानी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 70% है। 60 जो है अगर वो 30% है तो 70% कितना होगा, 140। तो जब हमको 140 मिल गया तो हम उसमें अगर 60 ऐड करेंगे तो 200 आ जाएगा, और बस टोटल कंट्रीब्यूशन भी आ गया, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी आ गया। अगर हम उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास यूनिट सोल्ड आ जाएगी इतनी। याद रखना, इसको अगर इनकम स्टेटमेंट में सॉल्व करोगे तो इजीली पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ क्या क्या दे रखा है और क्या क्या हम निकाल सकते हैं। जैसे हमको वेरिएबल दे रखा था और बता रखा था कि भाई ये 70% है कंट्रीब्यूशन, तो ऑब्वियसली बात है कि ये 30% होगा, तो इस बेसिस पे हमको बता रखा है कि 30% 60 है, तो हम लोग 70 इजीली निकाल सकते हैं या 100 इजीली निकाल सकते हैं। तो ऐसे करके तुम स्टेटमेंट फॉर्म में पुट करोगे ना वैल्यूज को, तुम इजीली समझ पाओगे तुम्हारे पास क्या क्वेश्चन में गिवन है और क्या तुम कैसे निकाल सकते हो, ओके। सेम हमको दूसरा, फिर हमको बोला है ब्रेक इवन यूनिट्स निकालना है, ठीक है। तो ब्रेक इवन यूनिट्स कैसे निकालेंगे, सेम तरीका भाई, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तक तो सेम ही है कि 140 आएगा, ओके। और नीचे वाली चीज़ क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब ये होता है कि हमारा जो प्रॉफिट है, जो हमारा कैश इनफ्लो है वो ज़ीरो है, ठीक है। तो हमारे ब्रेक इवन में ज़ीरो होगा, हमारी फिक्स कॉस्ट बता रखी है 1 लाख, तो हमारी टोटल कंट्रीब्यूशन आ गई 1 लाख। तो 1 लाख को अगर मैं 140 से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास ब्रेक इवन यूनिट्स आ जाएगी इतनी, ओके। तो देखो स्टेटमेंट से कितना जल्दी हो गया ना, वही चीज़ अपन फॉर्मूला याद करेंगे उसमें पुट करेंगे, इस टाइम कंज्यूमिंग, ओके। तो इसलिए जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पहले कैसे लग रहा था कि मैम पता नहीं क्या बोल दिया है, इतना कुछ निकालने को दे दिया है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कैसे निकालें। पर जब हम धीरे धीरे करना स्टार्ट करते हैं तो हमको सब आ जाता है, ठीक है। तो कोशिश करो क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है ना उसको एक एक बार लिखो, या लिख लो कि भाई हमारे को क्वेश्चन में ये चीज़ें गिवन है कि इस बेसिस पे मैं ये निकाल सकता हूँ, उस बेसिस में ये निकाल सकता हूँ, ऐसे करके क्वेश्चंस को निकालने की कोशिश करो, ओके। हमेशा ऐसा नहीं होता है कि जो क्वेश्चंस हम लोग पढ़ते हैं वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं, जो फॉर्मूलेस पढ़ रखे होते हैं उस बेसिस पे तुम लोगों को जज किया जाता है, ओके। कोशिश करके कॉन्सेप्ट्स पे ज़्यादा फोकस करो कि मैंने ये निकाला तो ये मैंने कैसे निकाला, यहाँ मैं पहुंची तो मैं कैसे पहुंची, ओके। सारी चीज़ें। और एक मैं फिर कह रही हूँ, मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होने वाला, तुम लोगों को क्वेश्चन हाथ से सॉल्व करने हैं, ठीक है। तभी तुमको पता चलेगा कि तुम इस क्वेश्चन में क्या गलत कर रहे हो। और ऐसे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं पढ़ा रही हूँ, मैं अपने तरीके से पढ़ा रही हूँ। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि नहीं मैं इसको ईजी फॉर्म में कर सकता हूँ, तो प्लीज़ आप कमेंट्स में शेयर करो बाकी लोगों के लिए, ताकि वो भी उसको ईजीली समझ जाए, ओके। नाउ Unnat Limited is considering investing 50 lakhs in a new machine. The accepted life of machine is 5 years and has no scrap value. It is accepted that 2 lakh units will be produced and sold each year at a selling price of rupees 30 per unit. The accepted variable cost is 16.50 और fixed cost दे रखी है 10 lakh. The cost of capital is 12%. Accepted level of risk is 20%. You are required to measure the sensitivity, और हमको सेल प्राइस के बेसिस पे सेंसिटिविटी निकालनी है, फिर सेल वॉल्यूम के, फिर ये वेरिएबल कॉस्ट से, और फिर हमको बोला गया ऑन फर्दर वेरिफिकेशन इट वाज फाउंड दैट देयर इज सिग्निफिकेंट चांस दैट द एक्सेप्टेड सेल वॉल्यूम इज 2 लाख यूनिट्स पर यूनिट विल नॉट बी अचीव। द सेल्स मैनेजर उन्होंने उन्होंने क्या किया, अलग अलग सिनेरियोज पे बता दिया कि ये प्रोबेबिलिटी है और इसके बेसिस पे एक्सेप्टेड एनपीवी हमसे मांगी है, ठीक है। और फिर बोला है कि कंपनी को ये एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट फर्स्ट चीज़ करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमको कुछ समझ नहीं आ रहा, सेंसिटिविटी बतानी है, ठीक है, इन तीनों फैक्टर की। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग
सेंसिटिविटी के लिए एनपीवी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग एनपीवी कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हमने नंबर लाइन बनाई, कैश आउटफ्लो फुट किया 50 लाख का, 5 ईयर्स का लाइफ है और उसकी इनफ्लो बता नहीं रखा है, बट फटाफट अभी निकाल लेते हैं। सेलिंग प्राइस बता रखी है 30, वेरिएबल कॉस्ट बता रखा है 16.50, और हम लोग उससे निकाल देंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे सेल्स यूनिट। सो बता रखी है 2 लाख, तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे 10 लाख, तो हमारे पास नेट कैश इनफ्लो आ जाएगी 17 लाख की। ओके, हमारे को डिस्काउंटिंग रेट बता रखा है 12%। पीवी फैक्टर निकालेंगे और उसके बेसिस पे एनपीवी निकाल लेंगे। ओके, नाउ सबसे पहले हमको मेजर करना है सेंसिटिव एनालाइज को। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सेल्स बेसिस पे निकालेंगे। हम सेल प्राइस को हमने ऐसा अज्यूम किया एनपीवी अगर जीरो हो गई तो, ठीक है। तो एनपीवी जीरो मानी, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो जो है वो हम निकाल माइनस करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो से। आउटफ्लो हमको पता है 50 लाख का बता रखा है, इनफ्लो हम कैसे निकालेंगे, देखो एक साथ निकाल रखा है, तो हमको एक साथ का वो पता है बी फैक्टर, वो मल्टीप्लाई करना है जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी। वैल्यू कैसे आई, एस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये रहा मेरा वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे एनुअल सेल यूनिट से और माइनस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट, इसमें फिक्स्ड कॉस्ट एक्स्ट्रा है तो फिक्स्ड कॉस्ट से माइनस करेंगे, और फिर जो भी आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे पीवी फैक्टर से, ठीक है। तो अब क्या है, अब एक एक चीज़ को सॉल्व करेंगे। ये 50 लाख जो है ये हम उधर ले जाएंगे 50 लाख, ठीक है। ये 50 लाख उधर ले गए, तो ये मल्टीप्लाई में दिखा रहा था, इस मल्टीप्लाई को डिवाइड में कर दिया, ठीक है। और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 लाख को एस में मल्टीप्लाई किया, फिर 2 लाख को इससे मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास ये वैल्यू आई, ठीक है। और माइनस 10 लाख का फिक्स कॉस्ट तो चल ही रहा है। ओके, तो हमने जब इसको सॉल्व किया ना, तो हमारे पास आई ये चीज़, और जब हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो 2 लाख एस माइनस, क्वेश्चन में क्या है थोड़े सा करेक्शन है, ये दोनों माइनस में है, तो हम दोनों को ऐड करेंगे तो 43 लाख होंगे, ठीक है। तो हमने माने यहाँ पे माइनस में दिखा दिए। अब ये माइनस में है तो मैं यहाँ आके क्या करूँगी, इनको ऐड कर दूँगी, ठीक है। और ऐड किया तो हमारे पास वैल्यू आई 5,686,963, जिसको मैंने डिवाइड कर दिया 2 लाख से, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई, ठीक है। तो मैं परसेंटेज चेंजिंग सैलरी वैल्यू निकालूंगी, तो 30, हमारी पुरानी जो सेलिंग प्राइस थी वो 30 थी, माइनस हमारी कम हो गई 28.43, डिवाइड बाय 30 मल्टीप्लाई 100, तो हमारे पास फॉल आ गया 5.23 का फॉल आ गया, ठीक है। सेल वॉल्यूम निकालना है, तो मैंने क्या किया, सेल वॉल्यूम को माना वी, क्या माना, वी मान लिया। एनपीवी कैसे निकालते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, ठीक है। हमारे पास एनपीवी बता रखी है कि जीरो है, हमको ये बता रखा है सेलिंग प्राइस 30 माइनस वेरिएबल कॉस्ट 16.50, और उसको हम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वॉल्यूम से, तो वॉल्यूम को मैंने वी माना, माइनस फिक्स्ड कॉस्ट बता रखी है 10 लाख की, और मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारी फैक्टर हमने ऊपर निकाला टोटल पीवी फैक्टर 3.605 का, और माइनस कर देंगे आउटफ्लो जो हमारी दे रखी है 50 लैक्स। ओके, तो इस 50 लैक्स को हम लोग क्या करेंगे, प्लस में उधर ले जाएंगे और डिवाइड कर देंगे 3.605 से। ये जो ब्रैकेट है इस ब्रैकेट को सॉल्व कर दिया, 30 माइनस 16.50 करेंगे तो 13.50 वी आएगा, और वी हमने एज इट इज लिख दिया, और माइनस 10 लाख लिख दिया। फिर वहाँ, ठीक है, अब यहाँ पे ये माइनस में है और ये उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और जब इनको मैंने सॉल्व किया तो इनके सॉल्व करने से ये आया, ठीक है। तो जब इन दोनों को ऐड करूँगी तो ये वैल्यू आएगी, इसमें मैं डिवाइड कर दूँगी 13.50, तो मेरे पास ये वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। पहले मेरा वॉल्यूम था 2 लाख का, और मेरे पास ये वाला वॉल्यूम आ गया, डिवाइड बाय कर देंगे 2 लाख से, तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारी फॉल हो जाएगी 11.59 की, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग ऑन वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट बता रखी है, वेरिएबल कॉस्ट मानी हमने सी, सेम तरीके से सॉल्व करेंगे, 30 माइनस सी मल्टीप्लाई 2 लाख माइनस फिक्स कॉस्ट 10 लाख, मल्टीप्लाई करेंगे 0.605, और माइनस कर देंगे 50 लाख से, जो हमारी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो आ रही है। अब ये आउटफ्लो हम लोग उधर ले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव है, वहाँ जाके पॉजिटिव हो जाएगी, ये मल्टीप्लाई में था, नीचे जाके डिवाइड में हो जाएगा। इस ब्रैकेट को सॉल्व करने की कोशिश करूंगी तो 2 लाख मल्टीप्लाई 30 करूंगी तो 60 लाख आ जाएगा, ओके। फिर 2 लाख को सी से मल्टीप्लाई कर दूंगी, ठीक है। उसके बाद -10, जो 10 लाख जो चल रहा है वो चल ही रहा है, ये 60 लाख पॉजिटिव में है, ये 10 लाख नेगेटिव है, तो मैं इन दोनों को सॉल्व करने की कोशिश करूंगी तो 50 लाख आ जाएगा, -2 लाख सी चल ही रहा है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाली वैल्यू आएगी, नेगेटिव में है, तो मैं क्या करूंगी, इसको यहाँ ले जाऊंगी
और ये जो वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है ये यहाँ आके नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने ये वाली चीज़ पॉजिटिव कर ली और ये 50 लाख एज इट इज़ लिख दिया और ये वैल्यू जो यहाँ पे पॉजिटिव थी यहाँ पे आके नेगेटिव हो गई। तो मैंने जब 50 लाख को इसमें से माइनस किया तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आई, उसमें से मैं डिवाइड कर दूंगी 2 लाख, तो मेरे पास जो हमारे पास कॉस्ट पर यूनिट आएगी वो आएगी 18.07, जो हमारी क्या हो गई वैल्यू इंक्रीज हो गई। 18.07 माइनस 16.50 डिवाइड करेंगे 16.50, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास परसेंटेज चेंज आ जाएगा 9.51%। ओके, नाउ एक्सेप्टेड एनपीवी कैसे निकालेंगे? ओके, एक्सेप्टेड एनपीवी में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कैश आउटफ्लो लिखेंगे। कैश आउटफ्लो जो हमारे को क्वेश्चन में गिवन है 50 लाख का। कैश इनफ्लो एज पर स्टेटमेंट बनाएंगे। ठीक है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट बता रखी है 30 की, वेरिएबल कॉस्ट बता रखा था पहले, तो हमारे पास कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा 13.5। हमको एनुअल सेल्स एग्जैक्ट नहीं बता रखी है, हमको बोला है अलग अलग सिनारियो में ये हम लोग सेल यूनिट करेंगे और इसकी इनकी प्रोबेबिलिटीज ये है, तो हम लोग एक्सेप्टेड निकाल लेंगे सेल यूनिट बाय उन प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो हमारे पास ये वाली एक्सेप्टेड सेल यूनिट्स आ जाएगी। तो हम लोग कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट से उसको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर माइनस कर देंगे फिक्स्ड कॉस्ट, तो हमारे पास नेट कैश इनफ्लोज आ जाएंगी ये वाली। कंप्लीट 5 ईयर्स में हमको यही कैश इनफ्लो होंगी। ठीक है ना, उसके बाद हमारे को डिस्काउंटिंग दे रखा था 12% और उसके बेसिस पे हम एनपीवी सॉल्व करेंगे तो हमारी एनपीवी आ जाएगी ये वाली। ये है कि जब हम लोग एक्सेप्टेड एनपीवी निकालने को बोला है, उसके बाद हमको ये भी बोला कि हमको एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो हम इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वर्स्ट केस की एनपीवी भी निकालेंगे। तो वर्स्ट केस की एनपीवी क्या है, 50 लाख माइनस हमको बता रखा है, हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे 30 माइनस वही वेरिएबल कॉस्ट, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो सेम आएगा 13.5, लेकिन एनुअल सेल यूनिट जो हमको वर्स्ट केस में कौन सी बता रखी है 1,75,000, तो 1,75,000 हमको ये दे रखी है। हमारे पास टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, जब मैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से मल्टीप्लाई करूंगी माइनस कर देंगे फिक्स कॉस्ट, तो हमारे पास नेट कैश इनफ्लो आ जाएगी ये वाली। ओके, उसके बेसिस पे एनपीवी सॉल्व करेंगे तो एनपीवी नेगेटिव आ रही है। अब बेस्ट केस के हिसाब से एनपीवी निकालूंगी तो बेस्ट केस के हिसाब से भी एनपीवी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। अब बताओ एक्सेप्ट करूं या नहीं करूं? Thus, there are 30% chances that the rise will be a negative NPV and 70% chance of positive NPV. Since the acceptable level of risk is 20%, तो हमको 30% नेगेटिव एनपीवी की चांसेस है, तो हमको ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो मैं एक बात बताऊं, हम चाहे ना तो ये वर्स्ट केस भी नहीं निकालें और ये बेस्ट केस भी नहीं निकालें, मैं भी बिल्कुल खिलाफ हूँ इसके। भाई इतनी मेहनत क्यों करनी है? ओके, पर बुक में गिवन था इसलिए मैंने आपको निकाल के दिया है। ठीक है, अदरवाइज हम देखो हमको क्या है, क्वेश्चन में गिवन था, ये देखो क्वेश्चन में वर्स्ट केस की प्रोबेबिलिटी 30% बता रखी है और हमारा एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिस्क कितना है 20%, तो हम पहले ही बोल सकते हैं कि हम लोग क्या है, हम लोग ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो चाहो तो स्मार्टली ये वाला कॉन्सेप्ट वो एनपीवी इन वर्स्ट केस और एनपीवी इन बेस्ट केस नहीं निकालो तो मत निकालो। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन में मांगा है तो आपको निकाल के देना। ओके, मैंने यहाँ पे सिर्फ इसलिए डाला है क्योंकि आईसीआई मॉड्यूल में भी डाला हुआ है। ओके, नहीं तो कुछ बच्चे कहते हैं मैम आपने डायरेक्ट ही सॉल्व करा दिया, आपने ये तो बताया नहीं। ओके, तो इसलिए मैंने ये डाल रखा है, बाकी इसका कोई नीड नहीं है। आप वैसे भी अपना ये जो कंक्लूजन है कि हमको प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, वैसे भी बता सकते हैं। Okay, now question number 14. The Textile Manufacturing Company Limited is considering one of the two mutually exclusive proposal, Project M and Project N, which requires cash outflow of 8,50,000 and 8,25,000 respectively. The sensitivity equivalent approach is used in incorporating risk in capital budgeting decision. द करंट यील्ड ऑन मार्क गवर्नमेंट बॉन्ड इज 6%, मतलब हमारा डिस्काउंटिंग रेट कितना होगा 6%। मैम ऐसे कैसे 6% होगा? अरे देखो समझो, हम लोग कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट का मेथड यूज कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग डिस्काउंटिंग फैक्टर किसको लेते हैं, डिस्काउंटिंग फैक्टर लेते हैं हम लोग रिस्क फ्री रेट को। ठीक है, तो जो 6% है वो हमारा डिस्काउंटिंग फैक्टर है और हमारे को एक्सेप्टेड कैश इनफ्लोज दे रखे हैं और सर्टेनेट इक्विवेलेंट दे रखा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इनसे मल्टीप्लाई करेंगे और ये पीवी फैक्टर बता रखा है कि ये हमारे पीवी फैक्टर है। तो सबसे पहले हमको प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए या रिजेक्ट करना चाहिए, विच प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड, हमको कौन सा प्रोजेक्ट चूज करना चाहिए, बहुत ईजी है।
सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये प्रोजेक्ट जो है अनसर्टेन है, इन्हें सर्टेन बनाएंगे सर्टेन इक्विवेलेंट से मल्टीप्लाई करके। फैक्टर जो है वो पीवी फैक्टर वो हमको ऊपर दे रखा है, तो हमने वही ले लिए ऊपर से, और फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज बता दिए और उसके बेसिस पे एनपीवी निकाल ली। सेम प्रोजेक्ट एन का भी करेंगे। अब बताओ प्रोजेक्ट एन चूज करें या प्रोजेक्ट एम चूज करें? प्रोजेक्ट एन चूज करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रोजेक्ट एन की एनपीवी ज्यादा है। ओके, दूसरी चीज हमको बोला है इस रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट मेथड इज यूज्ड व्हिच प्रोजेक्ट शुड बी अप्रेज्ड विद द हायर रेट एंड व्हाई। ठीक है, सर्टेन एंड इक्विवेलेंट कोफिशिएंट ऑफ प्रोजेक्ट एम क्या है भाई? देखो, इनको जोड़ो, इन चीजों को जोड़ो। ठीक है, हमारा आ रहा है 2 और इसको जोड़ोगे तो आ रहा है ये। ठीक है, दिस मीन्स प्रोजेक्ट एम इज रिस्कियर देन द प्रोजेक्ट एन। मतलब हमारा जो सर्टेन एंड इक्विवेलेंट है ना, इसका मतलब ये है कि हमको 100% मतलब हमको इतना परसेंट सर्टेनिटी है कि हमारा जो कैश फ्लो है वो आ जाएगा। लेकिन प्रोजेक्ट एम में जो है ना, हमको कम सर्टेनिटी है और एन में जो है ना वो ज्यादा सर्टेनिटी है। ओके, तो अगर हम लोग रिस्कियर जो प्रोजेक्ट एम को रिस्की ज्यादा मानेंगे ना, क्यों? क्योंकि उसमें सर्टेनिटी कम है और प्रोजेक्ट एन में सर्टेनिटी ज्यादा है। ओके, तो जो प्रोजेक्ट ज्यादा रिस्की होगा वो चूज करोगे क्या? नहीं, हम लोग अगर रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट भी बोलते ना, तो भी हम प्रोजेक्ट एन को हायर रेट पे डिस्काउंट करते। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, डिटरमाइन द एडजस्टेड एनपीवी ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट एक्स, प्रोजेक्ट वाई, प्रोजेक्ट जेड। ओके, कैश नेट कैश आउटफ्लोज भी रखे हैं 210, 120, 110, 1 लाख। लाइफ दे रखी है 5 ईयर्स 5 ईयर्स 5 ईयर्स, यानी तीनों कंपेरेबल है। एनुअल कैश इनफ्लोज बता रखा है 70,000, 42,000 एंड 30,000। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस बता रखा है 1.2, 0.8 एंड 0.4। मैम ये क्यों बता रखा है? क्योंकि नीचे जो है ना वो टेबल दे रखी है और उसके बेसिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, बताएंगे कि किसका डिस्काउंटिंग रेट कितना है। ठीक है, प्रोजेक्ट एक्स का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस है 1.2, तो 1.2 का डिस्काउंटिंग रेट दे रखा है 16%। ठीक है, और 16% का टोटल पीवी फैक्टर हमको बता रखा है 0.8 जो है वो प्रोजेक्ट वाई का है और प्रोजेक्ट वाई का डिस्काउंटिंग फैक्टर होगा मतलब 14% और ये 0.433। ठीक है, ये प्रोजेक्ट वाई का है और ये प्रोजेक्ट एक्स का है। ओके, नाउ 0.4% जो है प्रोजेक्ट जेड का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस है 0.4, मतलब हमारा जो डिस्काउंटिंग फैक्टर होगा वो होगा 12%। ठीक है, और हमारे पास जो है पीवी फैक्टर दे रखा है उसका ये है प्रोजेक्ट जेड का, एक्स वाई जेड। ठीक है, नाउ इसके बेसिस पे हमको क्या करना है, पीवी निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, कैश फ्लो लाइन बनाएंगे। ठीक है, प्रोजेक्ट एक्स की जो है आउटफ्लो बता रखी है 210। ठीक है, 5 ईयर्स का प्रोजेक्ट है और 7 कैश कैलकुलेट कर देंगे, ये हमारी एनपीवी आ जाएगी। सेम तरीके से निकाल लेंगे भाई, हमको उसके आउटफ्लोज और इनफ्लोज पुट करने हैं नंबर लाइन में, और मैंने डिस्काउंटिंग फैक्टर बता दिया 14% है, उसके बेसिस पे हम लोग एनपीवी निकाल लेंगे। प्रोजेक्ट जेड में भी सेम तरीके से एनपीवी निकाल लेंगे। यही बोला था, इतना ईजी क्वेश्चन था, फटाफट हो गया। Question number 16. New Project Limited is evaluating 3 projects. Project 1, Project 2, Project 3, P1, P2, P3. ओके, इनके कॉस्ट बता रखी है, इनफ्लोज बता रखे हैं और रिस्क इंडेक्स बता रखा है। ठीक है, P1 का रिस्क इंडेक्स बता रखा है 1.8, P2 का बता रखा है 1 और P3 का बता रखा है 0.6। मिनिमम रिस्क रिक्वायरमेंट 15% है एंड एप्लीकेबल टैक्स रेट बता रखी है 40%। द रिस्क फ्री रेट बता रखी है 10% की। तो सबसे पहले हमको रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, रिस्क फ्री रेट जो हमको बता रखी है 10% प्लस रिस्क इंडेक्स। ठीक है, फिर मिनिमम रेट माइनस रिस्क फ्री रेट। ठीक है, रिक्वायर्ड रेट माइनस रिस्क फ्री रेट, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे रिस्क इंडेक्स से, तो 1.8। तो हमारी प्रोजेक्ट पी की जो आएगी वो 0.19 आएगी, यानी 19%। प्रोजेक्ट 2 की जो आएगी वो आएगी 0.15, जो आएगी 15%। प्रोजेक्ट 3 की जो आएगी वो आएगी 0.13। ठीक है, सेम तरीके से निकालना है तो फटाफट निकाल लेना। नाउ उसके बाद हमको क्या बोला है, विच प्रोजेक्ट इज द बेस्ट।
कुछ नहीं करना है, सबसे पहले नंबर लाइन बनानी है। मैं एक प्रोजेक्ट सॉल्व करा रही हूँ, बाकी आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। देखो प्रोजेक्ट 1 में क्या है, हमको कैश आउटफ्लो दे रखा है 15 लाख का, ठीक है, और कैश इनफ्लो दे रखा है हर ईयर का सेम इनफ्लोज दे रखा है, ठीक है। तो एक और डिस्काउंटेड रेट दे रखी है 19%, तो उस बेसिस पे पीवी फैक्टर एक साथ कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, कैश फ्लोज मैंने नंबर लाइन से पुट कर ली और उसके बेसिस पे हमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज निकाल लिया। प्रोजेक्ट टू में क्या है, हर ईयर का अलग अलग कैश इनफ्लोज दे रखे हैं, तो हमने अलग अलग पुट कर लिया नंबर लाइन में, ठीक है। और उस बेसिस पे अलग अलग पीवी फैक्टर निकाला, ये कैश फ्लोज, ओके, और उनको मल्टीप्लाई करके मैंने इसमें इधर भी एनपीवी निकाल ली, मल्टीप्लाई फिर एड लेस करके ये वाली एनपीवी निकाल ली। ओके, प्रोजेक्ट 3 में भी सेम चीज़ कर देंगे तो हमारी एनपीवी आ जाएगी। अब हमको ये बताना है कि कौन सा बेस्ट है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट 3 बेस्ट है, क्यों? क्योंकि प्रोजेक्ट 3 की एनपीवी सबसे ज़्यादा है। देखो इसमें कम है, इसमें भी कम है, प्रोजेक्ट 3 की सबसे ज़्यादा है, तो प्रोजेक्ट 3 हमारे लिए प्रेफरेबल होगा ना। A firm has a projected the following cash flows from a project under evaluation। हमको ईयर के अकॉर्डिंग जो कैश फ्लोज दे रखे हैं वो लैक्स में दे रखे हैं। द अबाउ कैश फ्लोज हैव बीन मेड एट अ एक्सेप्टेड प्राइस आफ्टर रिकॉग्नाइजिंग इन्फ्लेशन, ठीक है। इन्फ्लेशन रिकॉग्नाइज करने के बाद बता रखे हैं, मतलब ये जो है ये नॉमिनल वाले हैं, ठीक है। और हमारे को जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे रखी है वो 10% दे रखी है, और इन्फ्लेशन जो आएगा वो 5% है, ठीक है। एक्सेप्टेड इन्फ्लेशन जो है रेट के अंदर वो 5% है, मतलब ये जो हमारी रेट दे रखी है वो रियल दे रखी है। अब याद करो अपन ने फर्स्ट जो इलस्ट्रेशन किया था वो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस किया था कि अगर हमारे जो कैश इनफ्लोज जो हैं अगर वो नॉमिनल है तो हमको जो डिस्काउंट करना चाहिए वो भी नॉमिनल रेट से डिस्काउंट करना चाहिए, ठीक है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, इस रियल रेट में इसका इम्पैक्ट ले लेंगे इन्फ्लेशन का। तो वो हम कैसे लेते हैं, सबसे पहले नंबर लाइन बनाएंगे। नंबर लाइन बनी हुई है 70 जो है वो आउटफ्लो है, और इनफ्लोज हमको बता रखे हैं 30, 40 और 30, है ना। क्या डिस्काउंटिंग रेट कैसे निकालेंगे, 1 प्लस नॉमिनल रेट इज इक्वल्स टू 1 प्लस रियल रेट मल्टीप्लाई 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट, ठीक है। तो इस बेसिस पे हमारी नॉमिनल रेट आ गई वाली रेट 15.150%। उसके बेसिस पे मैंने ये पीवी फैक्टर निकाल लिए और कैश फ्लोज हमको क्वेश्चन में गिवन थे, उसके बेसिस पे हमारी एनपीवी आ गई ये, और हमको वही निकालने को बोली थी, ठीक है। और जो हमारा प्रोजेक्ट है वो वाइबल है, हमारी एनपीवी निकल गई। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आप जल्दी तभी कर पाओगे जब आपने मेरी लास्ट वीडियोस दे रखी है, वो मैं इसमें मैंने धीरे धीरे एनपीवी का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाया, इसलिए मैं अभी फटाफट समझा रही हूँ। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 18, शशि कंपनी लिमिटेड हैज़ अ प्रोजेक्टेड कैश फ्लोज, इनको भी प्रोजेक्टेड कैश फ्लोज दे रखे हैं और सारे लैक्स में दे रखे हैं, ठीक है। आफ्टर रिकॉग्नाइजिंग इन्फ्लेशन, इनकी इन्फ्लेशन दे रखी है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बता रखी है, वो भी बता रखा है, और क्या है ये बता रखा है। सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 का, मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 18 ही क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 की तरह, तो मैं वापस नहीं करा रही हूँ उस क्वेश्चन को। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 19, के एम लिमिटेड रिक्वायर्स 15 लाख फॉर अ न्यू प्रोजेक्ट, यूजफुल लाइफ बता रही है 3 years, और डेप्रिसिएशन बता रखा है 5 लाख पर एनम। गिवन बिलो द प्रोजेक्टेड रेवेन्यूज, हमको रेवेन्यूज भी दे रखे हैं, कॉस्ट भी दे रखी है, एप्लीकेबल टैक्स रेट बता रखा है 35, और नॉमिनल कैश कॉस्ट ऑफ कैपिटल बता रखी है 14%, और उसके बेसिस पे हमको अलग अलग इन्फ्लेशन रेट दे रखी है ईयर की, ठीक है। और ये हमारे को पीवी फैक्टर को एनपीवी कैलकुलेट करनी है। मैम ये क्वेश्चन तो हमने पहले भी किया था, हाँ, जो हमने इलस्ट्रेशन नंबर 2 किया था ना, सेम इसी की तरह था। देखो कुछ नहीं करना, सबसे पहले हमको आउटफ्लो पुट करना है, आउटफ्लो बता रखा है 15 लाख, ठीक है। मैम इनफ्लोज पुट कर दें, इनफ्लोज हमको पता नहीं है, इनफ्लोज के लिए टेबल चाहिए, तो हमारे को रिवेन्यू चाहिए, तो फर्स्ट ईयर का रिवेन्यू क्या करना है, 9% से इंक्रीज करना है, ठीक है। सेकेंड ईयर के रिवेन्यू में क्या करना है, 13 लाख में 9% प्लस 8% इंक्रीज करना है, 9% प्लस 8%, ठीक है। वन मल्टीप्लाई कर देंगे 1.09 से, और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 1.08 से, ठीक है। और थर्ड ईयर में भी सेम चीज़ करेंगे, थर्ड ईयर में 9% का, 8% का और 6% तीनों का इम्पैक्ट लेंगे। ओके, कॉस्ट भी ऐसे ही निकालेंगे। ओके, उसके बाद लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन, तो हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, उसमें से टैक्स माइनस करेंगे, टैक्स की दे रखी 35%, फिर तो हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और फिर उसमें हम वापस डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर लेंगे। हमने ये टैक्स का इम्पैक्ट लेने के लिए कर रखा है कि नेट कैश इनफ्लोज, वो हम लोग क्या करेंगे इस नंबर लाइन में पुट कर लेंगे। हमको डिस्काउंटिंग रेट बता रखा है 14%, पीवी फैक्टर्स भी दे रखे हैं, ठीक है।
तो हमने ये पीवी फैक्टर्स क्वेश्चन में से पुट कर लिए और हमारे को कैश फ्लोस हमने कैश फ्लो टेबल से ले लिया, तो उसके बेसिस पे हमने एनपीवी निकाल ली। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। फर्म हैज़ अ investment proposal requiring outlay of 80,000. The investment proposal is accepted to be 2 years economic life with a no salvage value. In year 1, there is 0.4 probability that cash flows after tax will be 50,000 and 0.6 probability that cash 60,000. ठीक है, ये दोनों फर्स्ट ईयर की प्रोबेबिलिटीज हैं। ओके, मतलब देखो यहाँ समझाती हूँ। भाई हमारा कैश आउटले जाएगा 80,000 का, ठीक है, और फर्स्ट ईयर में क्या होगा, ये ईयर 1 की बात है ना। ईयर 1 में हमारी प्रोबेबिलिटी ये है 0.4, तो हमको 50,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, या फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन है कि हमको 0.6 की प्रोबेबिलिटी है और हमको 60,000 के इनफ्लोज मिलेंगे। ठीक है, फर्स्ट ईयर में, और ये हैं सारे ईयर 2 के। ओके, नाउ ईयर 2 की ये बता रखे हैं कैश फ्लोज और ये इनकी प्रोबेबिलिटी, ये बता रखे हैं कैश फ्लोज, ये उनकी प्रोबेबिलिटी। तो ये मैंने लिख दिया इनके कैश फ्लोज। ठीक है, ये उनके कैश फ्लोज। ठीक है, अब ये क्या है, जॉइंट प्रोबेबिलिटी निकालनी है। मतलब अगर ईयर 2 में सपोज अगर यही अकर नहीं हुआ तो ये कैसे मिलेंगे। ठीक है, तो हमको 0.4 मल्टीप्लाई इसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.2, तो हमारी जॉइंट प्रोबेबिलिटी आएगी 0.08 की। सेम 0.4 मल्टीप्लाई इसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है, प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.03, तो 0.03 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.12। सेम तरीके से ये भी कैलकुलेट हुआ है, ये भी कैलकुलेट हुआ है, ये भी कैलकुलेट हुआ है और ये भी कैलकुलेट हुआ है। इन सबको ऐड करोगे तो 1 आना चाहिए। ओके, फिर हमारे को एनपीवी निकालनी है। एनपीवी कैसे निकालते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, और डिस्काउंटिंग रेट बता रखा है हमको 10%। ठीक है, सबसे पहले हमको डिस्काउंटिंग, हाँ, तो हमको एनपीवी निकालनी है फर्स्ट मेथड में। ठीक है, ये अलग अलग पाथ हैं भाई, ये देखो ये छह जरिए हैं, या तो हर की अलग अलग एनपीवी निकालनी है। तो हमने ईयर 1 के कैश फ्लोज लिख दिए, हर पाथ का ईयर 1 का कैश फ्लो लिख दिया अलग अलग। ठीक है, ये पाथ है, ये ईयर नहीं है, ये पाथ है। ओके, हर पाथ के हमने अलग अलग कैश फ्लोज लिख दिए ईयर 1 के। ठीक है, ईयर 1 में ये 3 पाथ के कैश फ्लोज होंगे 50,000 और ये 3 पाथ के कैश फ्लोज होंगे 60,000, तो वो हमने लिख दिए। और उसका पीवी फैक्टर हमने ईयर 1 का ऊपर बता रखा है 0.090। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आंसर पीवी अमाउंट हमको पता लग जाएगा। ठीक है, सेम चीज ईयर 2 का पीवी फैक्टर है 0.0826, ये तो आप लोगों को निकालना आता है। ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इस बेसिस पे हम लोगों ने ये वैल्यूज पुट कर ली, ये वाली 24 32 44 24 32 44 40 35 40 50 60 40 50 60। ठीक है, और उसको मैं इस पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगी हर की, तो एक एक की वैल्यू ये आएगी। अब मैं इस पीवी अमाउंट को ऐड करके यहाँ लिख रही हूँ, टोटल पीवी अमाउंट आ जाएगा मेरा। और कैश आउटफ्लो हमारा हर केस में 80,000 का ही है, तो हमारे कैश आउटफ्लोज आ गए। ठीक है, तो कैश आउटफ्लो आ गए। अब इनफ्लो में से आउटफ्लो माइनस करूंगी तो मेरी एनपीवी आ जाएगी। ठीक है, यही तो फॉर्मूला था, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, तो इनफ्लो माइनस एनपीवी आ जाएगी। ये दो एनपीवी आ रही है नेगेटिव और ये वाली आ रही है सारी पॉजिटिव, हमको एक्सेप्टेड निकालनी है। तो हमारे पास ये जॉइंट प्रोबेबिलिटीज हमने निकाली ना, हर केस की अलग अलग, तो इनको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो और फिर ऐड करेंगे तो हमारे पास एक्सेप्टेड एनपीवी आ जाएगी। ठीक है, वर्स्ट केस की एनपीवी कितनी है, वर्स्ट केस की एनपीवी ये रही। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस दिस एनपीवी इज 8% एंड द लॉस हमको ये वाला लॉस होगा। ओके, बेस्ट आउटकम क्या है, बेस्ट आउटकम है हमारा ये वाला। ठीक है, 6% और हमारा एक्सेप्टेड प्रॉफिट होगा इतना। ओके, दूसरी चीज कि हमको प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बिल्कुल एक्सेप्ट करना चाहिए क्योंकि हमारी एक्सेप्टेड एनपीवी क्या है, पॉजिटिव आ रही है। क्वेश्चन नंबर 21, जिबल कंसल्टेंसी ग्रुप हैज डिटरमाइंड रिलेटेड utilities of cash flows of two forthcoming projects of its clients as follows। ठीक है, कैश फ्लोज बता रखे हैं, उनकी यूटिलिटीज बता रखी है कि ये यूटिलिटीज है। ओके, प्रोजेक्ट ए के कैश फ्लोज बता रखे हैं और उसकी प्रोबेबिलिटीज बता रखी है।
प्रोजेक्ट बी के कैश फ्लोज़ बता रखे हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी बता रखी है। तो हम क्या करेंगे, हमको बोला है कि हमको कौन-सा प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना चाहिए। तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग बोलोगे मैम हमको कैश फ्लोज़ दे रखे हैं, हमको प्रोबेबिलिटी दे रखे हैं, एक्सेप्टेड वैल्यू निकालनी है, जल्दी से निकाल लेते हैं और बता देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। हमको यूटिलिटीज़ दी है ना, तो हम लोग कैश फ्लोज़ को एक्स नहीं मानेंगे, ओके? हम लोग कैश फ्लोज़ को एक्स नहीं मानेंगे, हम लोग एक्स मानेंगे यूटिलिटीज़ को। ओके, तो देखो ये जो कैश फ्लोज़ है हमको बता रखे हैं, प्रोजेक्ट ए का सीखते हैं। प्रोजेक्ट ए के ये कैश फ्लोज़ बता रखे हैं हमको और ये प्रोबेबिलिटीज़ बता रखी हैं। ओके, तो हम कैश फ्लोज़ के बेसिस पे यूटिलिटीज़ निकाल लेंगे। -15,000 की यूटिलिटी है -100, -10,000 की यूटिलिटी है -60, 15,000 की यूटिलिटी है 40 और 10,000 की यूटिलिटी है 30 और 5,000 की यूटिलिटी है 20। और इन यूटिलिटीज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे प्रोबेबिलिटी से, ऐड करेंगे तो हमारे पास एक्सेप्टेड यूटिलिटी आएगी। प्रोजेक्ट बी भी सेम तरीके से करेंगे सॉल्व। ये दे रखे हैं इनके कैश फ्लोस -10,000, -4,000, -15,000, 5,000 और 10,000। ठीक है, उसके बेसिस पे हमने इनकी यूटिलिटीज़ निकाल ली। ओके, और प्रोबेबिलिटीज़ क्वेश्चन में पहले ही गिवन थी, तो मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो ये आएगी। अब हमको बोला था इस क्वेश्चन में एक लाइन रहना रह गई कि हमको कौन सा प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना चाहिए, तो हमको प्रोजेक्ट बी सेलेक्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसकी यूटिलिटी वैल्यू ज़्यादा आ रही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, A and company contending whether to replace an existing machine or to spend money on overload। A and company के पास ऑप्शन है, या तो वो क्या करे, एग्जिस्टिंग मशीन को रिप्लेस कर दे या फिर मनी स्पेंड करे ओवरहॉलिंग करने के लिए। और ए एंड कंपनी जो है करेंटली कोई भी टैक्स पे नहीं कर रही है। द रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो है वो 90,000 है और रिक्वायर्स द मेंटेनेंस ऑफ 10,000 एट एंड ऑफ एवरी ईयर फॉर 8 ईयर्स तक। 8 ईयर्स तक हमको 10,000 रिप्लेसमेंट कॉस्ट देनी है। एट द एंड ऑफ 8 ईयर द एवरेज वैल्यू इज 20,000। हमारी एवरेज वैल्यू 20,000 होगी एंड वुड बी सोल्ड। द एग्जिस्टिंग मशीन रिक्वायर्स इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस ईच वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू फॉल्स ईच ईयर। भाई क्या है, हमारे को मेंटेनेंस तो 10,000 10,000 10,000 हर बार हमारा इंक्रीज होता जाएगा। ये देखो हर ईयर का बता रखा है, ठीक है, और इनकी एवरेज वैल्यू कम होती जाएगी हर ईयर। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारी 15% है, तो हमको मशीन को रिप्लेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पहले प्रेजेंट वैल्यू बता रखी है 8 ईयर्स की 15% के अकॉर्डिंग ये है। ओके, और 8th ईयर में हमको ये वाली, ये क्यूमुलेटिव है और ये सिर्फ 8th ईयर का पी फैक्टर दिया हुआ है। ओके, कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन। सबसे पहले तो न्यू मशीन, अगर हम लोग ओल्ड मशीनरी बेच के न्यू मशीनरी खरीदते हैं तो क्या बेनिफिट होगा। ठीक है, हमारा आउटफ्लो जाएगा 90,000 का और हमको हर साल 10,000 रुपये मेंटेनेंस के देने होंगे और उसके साथ हमारी एवरेज वैल्यू होगी 8 ईयर्स के बाद ये वाली। ओके, तो हमने क्या किया, डिस्काउंटिंग रेट बताया 15%, तो उसके बेसिस पे हमने निकाल लिया इसका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो निकाल लिया। कंप्लीट आउटफ्लो हमारा कितना होगा, शॉर्ट में हम इन्हें एनपीवी भी कह सकते हैं। हमने एनपीवी निकाल ली, जो हमारी एनपीवी नेगेटिव आ रही है। ठीक है, तो हम लोगों को निकालना है इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट। तो वो हम कैसे निकालेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो डिवाइड बाय अक्यूमुलेटेड पीवी फैक्टर। तो हमारे पास हर ईयर अगर हम मशीनरी को रिप्लेस करेंगे तो हमारा इतना कॉस्ट किसी भी ईयर में बेयर करना पड़ेगा हमको। ओके, नाउ एनुअल कॉस्ट हमारी ये आएगी मशीनरी को रिप्लेस करने की। नाउ present value of cost of replacing old machinery in each of the 4 year with a new machinery। अज्यूम करेंगे कि जैसे हमने रिप्लेस कर दी मशीनरी हैंड टू हैंड, ठीक है, 0 ईयर में रिप्लेस कर दी तो क्या होगा, 0 ईयर में हमारी जो एवरेज वैल्यू दे रखी है वो 40,000 की दे रखी है कि पुरानी वाली मशीन से हमको 40,000 मिलेंगे। ठीक है, पुरानी वाली मशीन से हमको 40,000 की एवरेज वैल्यू मिलेगी, लेकिन हमको कॉस्ट लगानी पड़ेगी 28,600 की। तो इनके भी फैक्टर तो 1 और 1 होते हैं। इस बेसिस पे हमारी ये वाली वैल्यू आ जाएगी, मतलब हमारी प्रेजेंट वैल्यू अगर हम अभी के अभी अपनी मशीनरी बेच देंगे, हमारी मशीनरी रिप्लेस कर देंगे तो हमको इतना बेनिफिट होगा। ठीक है, अगर हम लोग अपनी मशीनरी फर्स्ट ईयर के अंदर रिप्लेस करते हैं तो क्या, सबसे पहले हमारा मेंटेनेंस कॉस्ट लगेगा, तो वो हमने लिख दिया कि मेंटेनेंस कॉस्ट
10,000 का। ओके, इसके साथ-साथ फर्स्ट ईयर में हमारी इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट भी लगेगी। तो ये हमने दिखा दी, इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट लगेगी अगर हम उस टाइम रिप्लेस करेंगे तो। और सैवरेज वैल्यू हमको बता रखी थी क्वेश्चन में 25,000, तो वो 25,000 की हमने सैवरेज वैल्यू, ये दोनों नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो इस बेसिस पे हमारा आउटफ्लो हो जाएगा। अगर हम फर्स्ट ईयर में रिप्लेस करेंगे ना, तो हमको आउटफ्लो करना पड़ेगा 11,832 का। ठीक है, ये बी फैक्टर आप लोगों को निकालना आते ही होंगे फर्स्ट ईयर के, बहुत इजीली निकाल लेंगे। 1.15 लिखेंगे, डिवाइड इक्वल्स टू प्लस करेंगे तो हमारे पास ये वाला आ जाएगा। ओके, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। ओके, अब दूसरी चीज़, अगर हम सेकेंड ईयर में रिप्लेस करते हैं तो हमारी फर्स्ट ईयर की मेंटेनेंस कॉस्ट तो लगेगी 10,000। ठीक है, हम सेकेंड ईयर में रिप्लेस कर रहे हैं तो सेकेंड ईयर की इक्विवेलेंट कॉस्ट लगेगी। सेकेंड ईयर में रिप्लेस कर रहे हैं तो सेकेंड ईयर की मेंटेनेंस कॉस्ट भी लगेगी 20,000। ये देखो, सेकेंड ईयर की मेंटेनेंस कॉस्ट 20,000 दे रखी है। साथ साथ हमको सेकेंड ईयर में एवरेज वैल्यू कितनी दे रखी है, 15,000, वो हमको मिलेगा। तो उस बेसिस पे हमने ये फैक्टर्स ईयर वाइज पीवी फैक्टर निकालना है। तो इसमें ध्यान दे देना इस क्वेश्चन में कि जिस जिस ईयर में अगर आप लोग रिप्लेस कर रहे हो तो उसके पीवी फैक्टर यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, उन इन पीवी फैक्टर्स को इन अमाउंट से मल्टीप्लाई करेंगे कैश फ्लो से, तो हमारे पास नेगेटिव आउटफ्लो आ जाएगा इतने का, कि हम अगर सेकंड ईयर में रिप्लेस करते हैं तो हमारे को इतना आउटफ्लो करना पड़ेगा। ठीक है, ये आउटफ्लोज कंपेरेबल है, क्यों? क्योंकि ये सब पीवी फैक्टर्स, मतलब ये सब प्रेजेंट वैल्यू के बेसिस पे। ठीक है, तो हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। नाउ थर्ड ईयर में अगर हम रिप्लेस करते हैं तो हमको फर्स्ट ईयर की मेंटेनेंस कॉस्ट लगेगी, सेकंड ईयर की मेंटेनेंस कॉस्ट लगेगी, और थर्ड ईयर में हम इक्विवेलेंट कॉस्ट दिखाएंगे। ओके, नाउ हम थर्ड ईयर में मेंटेनेंस कॉस्ट दिखाएंगे 30,000 की, जो हमको क्वेश्चन में गिवन है। और साथ साथ हम लोग को कुछ एवरेज वैल्यू दिखानी है, हमारी एवरेज वैल्यू होगी 10,000। ठीक है, और उस बेसिस पे फर्स्ट ईयर का पीवी फैक्टर हमने लिखा, सेकंड ईयर का पीवी फैक्टर हमने लिखा, और इन तीनों में थर्ड ईयर का पीवी फैक्टर लिखा। ओके, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे पीवी फैक्टर से, तो हमें पड़ रहा है एडलाइज करके आउटफ्लो करना पता पड़ रहा है। ओके, अगर हम थर्ड ईयर के अंदर रिप्लेस करेंगे तो हमको इतना आउटफ्लो करना पड़ेगा आज की तारीख पे, है ना। अगर हम फोर्थ ईयर में रिप्लेस करते हैं तो क्या होगा, तो हमको 3 ईयर की मेंटेनेंस कॉस्ट दिखानी पड़ेगी। ठीक है, फिर इक्विवेलेंट कॉस्ट फोर्थ ईयर की भी दिखानी पड़ेगी, इक्विवेलेंट कॉस्ट फोर्थ ईयर की दिखानी पड़ेगी, और फोर्थ ईयर का मेंटेनेंस कॉस्ट भी दिखाना पड़ेगा। ओके, और फिर उसी के अकॉर्डिंग हम पीवी फैक्टर लिखेंगे। ये फर्स्ट टू 3 ईयर का पीवी फैक्टर है और ये फोर्थ ईयर का पीवी फैक्टर है। मैम फोर्थ ईयर में आपने एवरेज वैल्यू तो दिखाई नहीं, फोर्थ ईयर की एवरेज वैल्यू 0 दे रखी है, इसलिए मैंने फोर्थ ईयर की एवरेज वैल्यू नहीं दिखाई। इन सबको कैश फ्लो से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ऐड करेंगे तो हमारा इतना आउटफ्लो हो रहा है। ठीक है, तो हम लोगों को कब रिप्लेस करनी चाहिए? देखो, हमको क्या करनी चाहिए, एंड टू एंड रिप्लेस कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर हम अभी रिप्लेस करते हैं ना तो हमको बेनिफिट होगा 11,400 का। ठीक है, तो हमको ओल्ड मशीनरी अभी रिप्लेस कर देनी चाहिए। और ऐसा अपन ने इलस्ट्रेशन भी कर रखा है, कंफ्यूज नहीं है ना, इसमें हमको न्यू मशीनरीज की सारी डिटेल दे दी कि अगर हम नई नई मशीनरी खरीदेंगे तो इतना इतना अमाउंट लगेगा, उस पर इतना इतना मेंटेनेंस का खर्चा आएगा, इतनी इतनी सैवरेज वैल्यू लगेगी। ओके, और फिर हम उसको इक्विवेलेंट कॉस्ट निकाल लेंगे, उसके बेसिस पे इक्विवेलेंट कॉस्ट निकाल लेंगे उस मशीनरी की, और फिर हर ईयर में से कंपेयर करेंगे कि हर ईयर में हमको कब रिप्लेस करनी चाहिए। हर ईयर से कंपेयर करेंगे इक्विवेलेंट कॉस्ट को, और फिर उस बेसिस पे हम लोग बताएंगे कि हमको कब रिप्लेस करनी चाहिए। ओके, एक तो ये होता है रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन होता है ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन, कि हम पहले भी समझाया था कि हमारा बिजनेस ऐसा है कि हम लोगों को पर्टिकुलर पीरियड के बाद हमको फिक्स असेट पर्टिकुलर पीरियड के बाद रिप्लेस करनी पड़ती है। ठीक है, तो उस केस में हम ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट साइकिल निकालते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ अलग है और वो चीज़ अलग है, दोनों को कंपेयर नहीं करना है। इसमें अपन न्यू मशीनरी को ओल्ड मशीनरी से कंपेयर करके देख रहे हैं कि अगर हम उसे रिप्लेस करते हैं तो हमारा बेनिफिट होगा या नहीं होगा। लेकिन उस वाली सिचुएशन में हमारा बिजनेस ही ऐसा है कि पर्टिकुलर पीरियड के बाद हमको हमारी फिक्स एसेट्स को रिप्लेस करना पड़ता है, तो हमको वो पीरियड बताना पड़ता है कि हम कब रिप्लेस करें। ठीक है, तो उस चीज को कहते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, अ कंपनी हैज एन ओल्ड मशीनरी हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 0 which can be sold as 50,000. Okay. The company is thinking to choose one of the following two alternatives to incur additional cost of 10 lakh to upgrade the old machinery. फिर to replace the old machinery with the new machinery costing rupees 20 lakh plus installation cost of
50,000. Both of the above proposal advise useful life to 5 years, मतलब 5 years की लाइफ हो जाएगी और एवरेज वैल्यू नील रहेगी. ओके, द एक्सेप्टेड आफ्टर टैक्स प्रॉफिट और द फॉलोइंग 3 अल्टरनेटिव्स आर एज फॉलोज. भाई अगर हम ओल्ड मशीनरी पे ही रहे, हम अपग्रेड ना मशीनरी को अपडेट करें ना न्यू मशीनरी लगाएं, ठीक है, तो हमारे कैश फ्लोज ये रहेंगे. अगर हम अपग्रेड करते हैं तो ये रहेंगे, न्यू मशीनरी लेंगे तो ये रहेंगे. और इनके टैक्स रेट बता रखे 40%. ओके, कंपनी फॉलोज द SLM मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन अज्यूमिंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 15%. ठीक है, 15% के हमारे को पीवी फैक्टर्स दिए हुए, तो हम ये वाले पीवी फैक्टर्स यूज करेंगे. ठीक है, यू कैन आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज द कंपनी टू विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव इज टू बी अडॉप्टेड. ओके, तो सबसे पहले हम लोग स्टेप फॉलो करते हैं. ठीक है, अल्टरनेटिव 1 में हमारा क्या कैश आउटफ्लो लगेगा, 10 लाख का आउटफ्लो लगेगा. लेकिन अल्टरनेटिव 2 में क्या होगा, हमको नई कॉस्ट लेनी पड़ेगी. कितनी, 20 लाख प्लस 50,000. 20 लाख 50,000 की हमारी न्यू मशीनरी की कॉस्ट आएगी. उसमें हम माइनस करेंगे मार्केट वैल्यू ऑफ ओल्ड इक्विपमेंट, तो वो 50,000 हमारे वो बच जाएंगे. उसके साथ साथ हमारे को टैक्स सेविंग भी तो लेना है. पर इसमें क्या हो रहा है, इसमें टैक्स सेविंग नहीं हो रही है, इसमें हमारे को टैक्स पे करना पड़ रहा है. ध्यान से देखो, क्या है, बुक वैल्यू क्या है, 0 है, लेकिन हमारे को 50,000 रुपये मिले, है ना. तो हमने वो 50,000 रुपये में, तो हमारा प्रॉफिट हो गया 50,000 रुपये का. नेगेटिव दिखा रखा है मतलब प्रॉफिट है ना. तो हमको प्रॉफिट हो गया 50,000 का. उस प्रॉफिट पे हम लोगों को 40% का टैक्स यानी 20,000 पे करना है. वैसे हम लोग टैक्स सेविंग यहाँ पे माइनस करते हैं. ओके, पर ये यहाँ पे ऑलरेडी माइनस में है ना, तो हम लोग इसे यहाँ ऐड करेंगे. तो हमारी नेट कैश आउटफ्लो आ जाएगी 20,20,000. मैम समझ नहीं आया, एक बार फिर से समझाओ. हमने ओल्ड मशीनरी कितने में बेची, 50,000 रुपये में बेच दी. ठीक है, और उस पे हम टैक्स कितना पे करके आए, 40% का टैक्स पे करके आए. ठीक है, तो 40% का टैक्स के हिसाब से हमको 20,000 का टैक्स पे करना पड़ा. ठीक है, हम क्या निकाल रहे हैं, हम आउटफ्लो निकाल रहे हैं. हम ऑलरेडी कंपनी हमारी न्यू मशीनरी खरीद चुके हैं 20,50,000 में. उसमें से मैंने पुराना 50,000 माइनस कर दिया. हमने ये माइनस कर दिया कि हमने जो ओल्ड मशीनरी बेची थी वो 50,000 में बेची थी, वो माइनस कर दिया. लेकिन ये 20,000 हमने पे भी तो करे, तो ये हमारा एक्सपेंस हुआ ना. तो मैंने ये एक्सपेंस इसके अंदर जोड़ दिया, तो हमारी टोटल वैल्यू आ गई 20,20,000. ओके, नाउ एस्टिमेट कैश इनफ्लोज कितना आएगा, अपग्रेडिंग में कितना आएगा, और न्यू मशीनरी अगर हम लोग करते हैं तो कितना आता है. ठीक है, ये आफ्टर टैक्स बता रखा है, दिस. ठीक है, ये आफ्टर टैक्स बता रखा है, इसमें मैं डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट डायरेक्ट जोड़ देती हूँ. तो 10 लाख डिवाइड बाय 5. ठीक है, 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख सब में आ जाएगा. तो हमारे पास ये न्यू कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आ जाएगा. ठीक है, जिसमें जिसमें जो ओल्ड वाला है ना, ये मैं माइनस कर देती हूँ. ठीक है, तो मैंने ये माइनस कर दिया इसमें से. तो मेरे पास इंक्रीजिंग कैश इनफ्लोज आ गए. ठीक है, न्यू मशीनरी भी सेम तरीके से करेंगे. इस पे डेप्रिसिएशन लेंगे, 20,20,000 को 5 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास ये डेप्रिसिएशन की वैल्यू आ जाएगी. ये ऊपर वाली कैश फ्लोज में जोड़ देंगे. ठीक है, उसमें से ओल्ड वाला कैश फ्लो माइनस कर देंगे, तो मेरे पास इंक्रीजिंग कैश फ्लोज आ जाएंगे. ठीक है, ये हमारे पास कैश फ्लोज आ गए इंक्रीजिंग. अब कुछ नहीं करना है, फटाफट एनपीवी निकालनी है. अपग्रेडिंग वाले केस से भी और न्यू वाले केस से भी मैंने कहने ईयर्स लिखे, ये हमने उसके पीवी फैक्टर लिखे. क्वेश्चन में पीवी फैक्टर गिवन है, आपको ये निकालने की जरूरत नहीं है. ओके, नाउ उसके बेसिस पे मैंने कैश फ्लोज लिख दिए जो मैंने ऊपर कैलकुलेट करे थे. ये हमारे अपग्रेडिंग वाले का कैश आउटफ्लो आ गया. ओके, और ये उनके कैश इनफ्लोज आ गए सारे, मैंने यहाँ पे पुट कर लिया. उसको अगर मैं पी फैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरी ये वैल्यूज आएगी, और ऐड करूंगी तो ये नेगेटिव जा रहा है. ठीक है, वहीं न्यू मशीनरी का आउटफ्लो कितना है, ये रहा, और उनके इनफ्लोज कितने हैं, ये रहे इंक्रीजिंग इनफ्लोज. ठीक है, तो मैंने ये सारे यहाँ दिखा दिए. ओके, और फिर अगर मैं इसको पी फैक्टर से मल्टीप्लाई करती हूँ, ठीक है, तो ये भी नेगेटिव आ रहा है. तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे तो अपनी ओल्ड मशीनरी पे स्टक रहना चाहिए, ना मुझे उसे अपग्रेड कराना चाहिए और ना ही मुझे उसे रिप्लेस करना चाहिए न्यू मशीनरी के साथ. ओके, एज अ एनपीवी इन बोथ न्यू अल्टरनेटिव प्रपोजल आर नेगेटिव, कंपनी शुड कंटिन्यू विद द एग्जिस्टिंग ओल्ड मशीन. ओके, नाउ question number 24. A company acts as forced to choose between two machinery A and B. Two machinery are designed differently but
हैव अ आइडेंटिकल कैपेसिटी डू एग्जैक्टली द सेम जॉब, दोनों सेम जॉब वो करती है, ठीक है। मशीन ए कॉस्ट रुपीज 150 एंड विल बी लास्ट फॉर 3 years, इट्स कॉस्ट 40,000 पर ईयर टू रन, ठीक है। भाई 40,000 इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट पर ईयर लगती है। नाउ मशीन बी इज एन इकोनॉमी मॉडल कॉस्टिंग ओनली 1 लाख, उसके लिए 1 लाख लगते हैं, और पर वो चलेगी सिर्फ और सिर्फ 2 साल, और उसको 2 साल रन करने के लिए 60,000 रुपीज का पर ईयर का मेंटेनेंस कॉस्ट लगता है। द रियल कैश फ्लोज, द कॉस्ट आर फोरकास्टेड इन रुपीज ऑफ द कांस्टेंट परचेजिंग पावर, इग्नोर द टैक्स, टैक्स इग्नोर कर दो। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दे रखी है 10%, हमको बताना है कि कंपनी को कौन सी मशीनरी बाय करनी चाहिए। पहले मशीनरी ए निकालते हैं, उसकी कैश फ्लो लाइन बनाएंगे। सबसे पहले कैश आउटफ्लो बता रखा है 150 का, और 3 ईयर तक 40,000 का आउटफ्लो होगा। रनिंग दे रखा है, डिस्काउंटिंग रेट दे रखा है 10%, तो हम लोग टोटल कॉस्ट निकालेंगे फटाफट। 0 ईयर में 150, ठीक है। और 1 से 3 ईयर तक हमने क्या किया, टोटल एक साथ बता दिया पीवी फैक्टर, और 40,000 की कॉस्ट बता दी। तो इस बेसिस पे हमारा आउटफ्लो आ रहा है इतना, ठीक है। मशीन बी का देखते हैं। मशीन बी में क्या है, 1 लाख का आउटफ्लो है, और हमारी 60,000 की 2 ईयर्स की रनिंग कॉस्ट है। डिस्काउंटिंग रेट सेम है, ठीक है। 1 लाख, ये हमने क्या किया, ये हमने पुट कर दिए कैश फ्लो लाइन से, और उसके बेसिस पे डिस्काउंटिंग रेट भी निकाल लिया हम लोगों ने फटाफट, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे, तो हमारे पास ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो आ जाएगा, ठीक है। वैल्यू ऑफ आउटफ्लो कम आ रही है, तो हम मशीन बी चूज कर लें? नहीं, क्यों? क्योंकि मशीन बी और मशीन ए कंपैरेबल नहीं है। मशीन ए की लाइफ 3 ईयर्स तक है, और मशीन बी की लाइफ 2 ईयर्स तक है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में कंपैरेबल नहीं है, तो इन्हें कंपैरेबल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट निकालेंगे। कैसे? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो डिवाइड बाय अक्यूमुलेटेड पीवी फैक्टर, ठीक है। तो आउटफ्लोज तो हमने क्वेश्चन में से निकाल लिए ऊपर, पीवी फैक्टर एट द रेट 10% हमको, ये हमने रिवर्स लिख दिया है। जी ए जो है वो 3 ईयर्स का है, तो उसका अक्यूमुलेटेड पीवी फैक्टर ये वाला होगा। गलती से टाइपिंग एरर हो गया है, ओके, मैं इसे करेक्ट करवा दूंगी। नाउ मशीन अक्यूमुलेटेड पीवी फैक्टर ये वाला आना चाहिए, तो हमने ये वाला लिख दिया, ओके। और डिवाइड करोगे तो यही आएगा, ठीक है। अब हमको कौन सा प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना चाहिए, हमको प्रोजेक्ट ए सेलेक्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट कम है, ठीक है। तो हमको मशीनरी ए चूज करना चाहिए, ना कि मशीनरी बी चूज करना चाहिए, ओके। क्वेश्चन नंबर 25, company Y is operating an idling machine that is accepted to be produce a net cash out inflow of 40,000 in a coming year and the 40,000 in the next year। ये कैश इनफ्लो हमको 40,000 अब कमिंग ईयर में होंगे, और 40,000 नेक्स्ट ईयर में होंगे। द करंट एवरेज वैल्यू इज 80,000 एंड द नेक्स्ट ईयर द एवरेज वैल्यू इज 20,000। द मशीन कैन बी रिप्लेस नाउ विद अ new machinery with a costing of rupees 150, but is a much efficient and will provide cash outflow of 80,000 in 3 years। ये हमको ओल्ड मशीनरी का दे रखा है ना, जितनी भी चीजें दे रखी है ओल्ड मशीनरी की दे रखी है, ठीक है। और ये हमको दे रखा है न्यू मशीनरी की चीजें, ओके। और द कंपनी वाई wants to know whether it is replace equipment now or wait for a year with a clear understanding that the new machinery is the best of the available alternatives and that is in turn to be replaced at an optimum point। इनको optimum point पे वो replace करना है, ओके। इग्नोर द टैक्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ 10%, एडवाइस विद द रीजन। सबसे पहले हम न्यू मशीनरी की एनपीवी निकालेंगे सबसे पहले, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। हमने क्या किया, उस न्यू मशीनरी का आउटफ्लो पुट किया, हमारी न्यू मशीनरी आएगी 150 में, और जो हमको इनफ्लो देगी 3 ईयर्स तक 80,000 का, ठीक है। 10% डिस्काउंटिंग रेट है, उसके बेसिस पे मैंने एनपीवी निकाली, ये मेरी एनपीवी आ गई, ओके। और क्या किया हम लोगों ने, एनपीवी पॉजिटिव है, ठीक है। तो हमको हाँ परचेज तो करनी चाहिए न्यू मशीनरी, लेकिन कब, टाइमिंग डिसीजन अब पता चलेगा। हम अभी रिप्लेस कर दें, देखो अगर हम अभी रिप्लेस करेंगे ना, तो हमको अभी रिप्लेस करने पे 80,000 का बेनिफिट मिलेगा, मतलब 80,000 की एवरेज वैल्यू मिलेगी, मतलब हमको 80,000 प्लस ये वाला बेनिफिट और मिलेगा, मतलब ये वाली एनपीवी और मिलेगी, ठीक है।
तो हमारा टोटल एनपीवी हो गई ये। एक साल बाद रिप्लेस करें तो क्या होगा, चलो देखते हैं। भाई 40,000 तो हमको क्या होगा, कैश इनफ्लो मिलेगा। ठीक है, 40,000 का हमारा कैश इनफ्लो हो जाएगा। साथ साथ हमारी एवरेज वैल्यू मिलेगी हमको 70,000 की। ठीक है, तो हमारे पास न्यू एनपीवी दे रखी है हमको ये वाली। ओके, तो ऐड करेंगे तो टोटल एनपीवी ये आ जाएगी। ओके, पर ये क्या है, ये आज की वैल्यू नहीं है। ओके, तो हम लोग पीवी फैक्टर से फैक्टर 1 होता है उससे मैं कैसे मल्टीप्लाई करूँ, इसका पीवी फैक्टर तो मुझे पता है 0.909 होता है। ठीक है, तो मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास ये एनपीवी आ गई। तो मुझे बताओ कौन से ईयर में रिप्लेस करना चाहिए, मुझे अभी के अभी रिप्लेस करना चाहिए या फिर 1 ईयर बाद रिप्लेस करना चाहिए। ऑब्वियसली हमको रिप्लेस करना चाहिए आफ्टर 1 ईयर। क्वेश्चन नंबर 26, अ मशीन यूज्ड ऑन प्रोडक्शन लाइन मस्ट बी रिप्लेस एट एवरी 4 ईयर। हमारी जो मशीनरी है वो एवरी 4 ईयर रिप्लेस होती है। ठीक है, तो इनका बिजनेस ऐसा है कि इनकी मशीनरी हर 4 ईयर के अंदर अंदर रिप्लेस होगी। ठीक है, तो हमको उसकी परचेजिंग प्राइस बता रखी है, मेंटेनेंस कॉस्ट बता रखा है, रिपेयर्स बता रखे हैं और स्क्रैप वैल्यू बता रखी है। फ्यूचर रिप्लेसमेंट विल बी आइडेंटिकल मशीन विद द सेम कॉस्ट। मतलब मशीन भी लगभग 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 सेम कॉस्ट में आती है और रेवेन्यू जो है वो अनइफेक्टिव रहता है। इग्नोरिंग इन्फ्लेशन एंड टैक्स डिटरमाइन द ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट साइकिल। जो ये चार रखे हैं अपन को मशीन रिप्लेस करने की, ये सही है क्या, ये बताना है इससे। ठीक है, पीवी फैक्टर बता रखा है 15% के अकॉर्डिंग, ये 4 साल के बता रखे हैं। ठीक है, ऐसा सेम मैं ऑलरेडी इलस्ट्रेशन में सॉल्व करा चुकी हूँ, तो फटाफट यहाँ पे भी कर ले। हम मान रहे हैं कि ईयर 1 के अंदर हम क्या करेंगे, मशीनरी को रिप्लेस कर देंगे। तो 60,000 की परचेज कॉस्ट लगाएंगे, 16,000 का मेंटेनेंस कॉस्ट लगाएंगे, रिपेयर कुछ नहीं करेंगे और सीधा स्क्रैप वैल्यू लगाएंगे 30,000। तो इस बेसिस पे हम लोग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो निकालेंगे, कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले नंबर लाइन के अकॉर्डिंग हम लोग ईयर्स और कैश फ्लोज लिख देंगे, उसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे पीवी फैक्टर पुट कर लेंगे। क्यों, क्योंकि पीवी फैक्टर हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, तो हमने जल्दी से यहाँ पे पुट कर लिया। उसको मल्टीप्लाई करके ये वैल्यूज आएंगी और फिर जब ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। ओके, ये हमारे की प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो कि अगर हम लोग फर्स्ट ईयर के अंदर अंदर रिप्लेस करेंगे तो इतना हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो आएगा। ठीक है, अब सपोज हम लोग फर्स्ट ईयर में रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, मान लो हम सेकेंड ईयर में रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे को 60,000 सबसे पहले तो मशीनरी की कॉस्ट लगेगी 0 ईयर में, और फिर मेंटेनेंस कॉस्ट लगेगा फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का मेंटेनेंस कॉस्ट लगेगा और फिर स्क्रैप वैल्यू लगेगी। सेकेंड ईयर में मेंटेनेंस कॉस्ट के अंदर ही मैंने दोनों जोड़ दिए ना, 18,000 प्लस 4,000 करके एक साथ जोड़ के दिखा दिया मैंने, है ना। तो फिर मैंने क्या किया, ये कैश फ्लो लाइन बनी हुई है ना, इसके बेसिस पे ईयर और कैश फ्लोज लिख दिए। ओके, और ये हमको क्वेश्चन में गिवन था, उसके बेसिस पे मैंने लिख दिया। यहाँ पे ईयर के बेसिस पे पीवी फैक्टर लिखना। ओके, ये चीज़ याद रखना कि जो तुम्हारा ईयर है उसके बेसिस पे पीवी फैक्टर सही लिखना। कभी कभी जल्दी में क्या सोचते हैं अपने, यहाँ पे बोलते हैं यहाँ पे 3 लिखा हुआ होगा, नेक्स्ट 3 ईयर वाला लिख देती हूँ। ऐसा नहीं करना है यार, ऐसा 3 ईयर वाला ही लिख देता हूँ या लिख देती हूँ। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, आपको अज्यूम नहीं करना है, आपको हर बार ईयर चेक करके फिर ही पीवी फैक्टर में वैल्यू डालना। पीवी फैक्टर और कैश फ्लोज को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यूज आएगी और इन्हें ऐड करेंगे तो ईयर 2 का ऐसा आ जाएगा। ईयर 3 का भी सेम निकलेगा, कॉस्ट 60,000, मेंटेनेंस कॉस्ट 16,000। भाई फर्स्ट ईयर का मेंटेनेंस कॉस्ट 16,000, सेकेंड ईयर का मेंटेनेंस कॉस्ट 22,000 और थर्ड ईयर के मेंटेनेंस कॉस्ट में हमने क्या जोड़ दिया, 20,000 और 8,000 का रिपेयर भी जोड़ दिया। ठीक है, तो हमारे पास 28,000 का मेंटेनेंस कॉस्ट आ गया। स्क्रैप वैल्यू हमको 16,000 दी हुई है, तो हम स्क्रैप वैल्यू 60,000 पुट कर देंगे। उसके बेसिस पे वही ईयर, कैश फ्लोज और फिर ईयर्स के बेसिस पे पीवी फैक्टर लिखेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे तो ये हमारे पास ईयर 3 का कैश आउटफ्लो आ जाएगा। ईयर 4 का कैसे करेंगे, ईयर 4 में तो हम लोग 60,000 0 ईयर में इनकर करेंगे, फिर 1 ईयर में 16,000 का मेंटेनेंस कॉस्ट इनकर करेंगे, सेकंड ईयर में 22,000 का करेंगे, थर्ड ईयर में 28 का करेंगे और फोर्थ ईयर में 20 प्लस 16,000 का तो 36,000 का हम लोग मेंटेनेंस कॉस्ट इनकर करेंगे और 8,000 हमारे को एवरेज वैल्यू मिलेगी। देखो 36,000 और 8,000, इसके बेसिस पे हमने यहाँ पे ईयर्स और कैश फ्लोज लिख दिए और पीवी फैक्टर्स ईयर्स के बेसिस पे क्वेश्चन में गिवन है, पुट कर लिए यहाँ पे, मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये वाली
कैश आउटफ्लो आ जाएंगे। तो आपस में कंपैरेबल नहीं है, तो इन्हें कंपैरेबल बनाने के लिए हम लोग निकालेंगे इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो डिवाइड बाय पीवी फैक्टर। ओके, अक्यूमुलेटेड पीवी फैक्टर। तो ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 के हम लोगों ने कैश आउटफ्लोज लिख लिए जो ऊपर हमने कैलकुलेट करे थे, और उसके बेसिस पे हम लोगों ने 15% का अक्यूमुलेटेड पीवी फैक्टर्स भी लिख दिए, और डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। हमें इसमें डिवाइड करना है, इसमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसमें डिवाइड करना है। ओके, तो हमारे पास इक्विवेलेंट कॉस्ट आ जाएगी। ओके, तो हमारी सबसे कम वैल्यू किस में है, हमारी ईयर 3 में सबसे कम वैल्यू है, तो हमारा रिप्लेसमेंट साइकिल कौन सा हुआ, ईयर 3। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 27 लास्ट क्वेश्चन है। आपने कहा था आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चंस भी कराओगे, देखो आरटीपी नंबर 27 हमारा लास्ट क्वेश्चन है। मैम आपने तो कहा था आप आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चन भी कवर कराओगे, बिल्कुल मैंने आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चंस भी कवर कराए हैं इस 27 और जो भी जितने भी मैंने इलस्ट्रेशन कराया ना, सबके अंदर आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चंस भी कवर हो गए इस चैप्टर के। ठीक है, मैं ये कह रही इस चैप्टर के अंदर आईसीआई ने आरटीपी एमटीपी में कोई भी नया क्वेश्चन पुट नहीं किया है, तो मैंने वो नए क्वेश्चन इसलिए इसके अंदर ऐड नहीं किए हैं। बाकी चैप्टर्स में नए क्वेश्चन जो आईसीआई ने पूछे हैं वो मैंने ऐड करे हैं, और वो आपको नेक्स्ट आने वाले चैप्टर्स में मिल भी जाएंगे, लेकिन इसमें नहीं था तो मैंने इसलिए इसमें ऐड नहीं किया। ओके, नाउ trouble free solution is an authorized service center to reputed domestic air conditioner manufacturing company. All complaints services related to the matters of air conditioner are attended by this service centers. The service center employs a large number of mechanics, each of whom is provided with a motorbike to attend the complaints. Each mechanic travel approximately 40,000 kilometers per annum. TFS decide to continue its present policy of always buying a new bike for its mechanics, but wonders whether the machine policy of replacing the bike every 3 years is optimum or not. इन भाई ये जो इनकी बाइक्स ये लोग खरीदते हैं अपनी मैकेनिक के लिए, वो हर 3 ईयर में खरीदते हैं, तो क्या ये ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट साइकिल है या नहीं है। इट इज बिलीव दैट as new models are entering into the market on yearly basis, it wishes to consider whether a replacement of either 1 year or 2 year will be better option, या हमारे लिए 3 ईयर वाला सही है या 1 ईयर और 2 ईयर वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, द फीट ऑफ द बाइक इज ड्यू फॉर रिप्लेसमेंट शॉर्टली इन अ नियर फ्यूचर। द purchase price of the latest model bike is 55,000. Resale price of it's at a current market price. ईयर 1 को हम ये अगर ये बेचने जाएंगे तो इतने में बिकेगी, ईयर 2 में बेचने जाएंगे तो इतने में, ईयर 3 में बेचने जाएंगे तो इतने में बिकेगी। ओके, और इनकी रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट दे रखी है हर ईयर की। ओके, हमारी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो 10% है। ठीक है, तो हमको ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट साइकिल बताना है। सेम क्वेश्चन है 26 में जैसा पढ़ा सेम तरीके से। ठीक है, हम मान रहे हैं कि हम जो हमारी बाइक है वो इस साल फर्स्ट ईयर के अंदर अंदर रिप्लेस कर देंगे, कॉस्ट 55। ठीक है, और हमारी जो और फर्स्ट ईयर में हमारी रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट बता रखी है 3000 और 30,000 प्लस एवरेज वैल्यू बता रखी है 35। ओके, तो उस बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, कैश आउटफ्लो निकाल लेंगे, तो हमारा कैश आउटफ्लो आएगा ये फर्स्ट ईयर का। ईयर 2 के बेसिस पे करेंगे तो कॉस्ट 0 ईयर में हमको इनकर करनी ही पड़ेगी। फर्स्ट ईयर की हमारी रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट इनकर होगी, सेकेंड ईयर की कॉस्ट इनकर होगी, रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट इनकर होगी, और फिर हमारी एवरेज वैल्यू हमको दे रखी है, रीसेल वैल्यू हमको दे रखी है 21,000 की। ठीक है, क्वेश्चन में जो गिवन हो ना हमको वही वर्ड यूज करना है। ओके, अगर क्वेश्चन में एवरेज वैल्यू की जगह रीसेल वैल्यू लिखी है तो हमको फिर आंसर में रीसेल वैल्यू ही दिखानी है। ठीक है, अपना दिमाग नहीं लगाना, नहीं हम तो एवरेज वैल्यू बोलते हैं, नहीं। ओके, जो बोलेंगे जो क्वेश्चन में गिवन है हमको उसी तरीके से प्रेजेंट करना है। ओके, इसलिए मैंने यहाँ पे एवरेज वैल्यू की जगह रीसेल वैल्यू लिखा है। ओके, तो सेकंड ईयर का हमारा ये आउटफ्लो आ जाएगा। ठीक है, थर्ड ईयर भी हम सेम तरीके से निकालेंगे कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि हम थर्ड ईयर में हमारी जो मशीन है वो रिप्लेस करेंगे। ठीक है, इन ईयर्स के बेसिस पे पीवी फैक्टर ढंग से लिखना। ओके, जो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में समझा था अच्छे से। ठीक है, तो हमारा ये आ जाएगा
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो एंड कॉस्ट हमारी सेकेंड ईयर में सबसे कम आ रही है, तो हमारा जो ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट साइकिल होगा वो ईयर 2 होगा। ओके, इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। नाउ इस चैप्टर के थ्योरी कॉन्सेप्ट बचे हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।